हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस स्टडी विद दीपा सैनी। आज की क्लास में या आज की वीडियो में 50 क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, पीजीटी वाले स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ध्यान से करना इन क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है, यह संकल्पना की साम्यक प्रक्रियाएं संपूर्ण भूवैज्ञानिक कालों के दौरान क्रियाशील थी के सिद्धांत को जाना जाता है। महाद्वीपीय प्रवाह, एक रूपतावाद, भू व्यवस्थाएं या प्लेट विवर्तन की। तो भाई ये थ्योरी थी और इसके अनुसार कि भाई जो साम्यक जो हमारे सामने आज जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हमें इतिहास की देन है और भूगर्भीय काल में उन चीज़ों का निर्माण हुआ था, एकदम से वो चीज़ें नहीं बनी। तो ये था आपका फेमस एक रूपतावाद का सिद्धांत जो कि जेम्स हटन महोदय ने दिया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1785 में दिया था ये एक रूपतावाद का सिद्धांत। नेक्स्ट आता है, पैन प्लेन की अवधारणा का संबंध किस विद्वान से है? WM डेविस, स्ट्राहलर, हंटिंगटन, पैंक। तो याद रखना, पैन प्लेन की जो अवधारणा है वो डेविस महोदय की थी। क्रिक, एक बच्चे ने बोला था कि मैम पैन प्लेन तो आपका क्रिक से संबंधित है। ऐसा नहीं है भाई, पैन प्लेनेशन की जो अवधारणा थी, पैन प्लेनेशन की अवधारणा वो थी, क्रिक मैंने दी थी वो। ठीक है, तो उसका आएगा यहाँ पर पैन प्लेन की अवधारणा का संबंध डेविस महोदय से है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, यहाँ पर आपको कुछ सतलाकृतियाँ दी गई हैं कि किसके द्वारा कौन सी बनी हुई है और पीजीटी एग्जाम में भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो भाई नदी के द्वारा प्राकृतिक तटबंध बनाए जाते हैं, ही से हिमानी और ही से हिमोड़। ठीक है, ऐसे याद रखोगे। ग्लेशियर्स के द्वारा पवन बनाती है फेमस। पवन की बात करें तो पवन इंसेलबर्ग बनाती है जो कि एक पहाड़ी की शेप में होते हैं। और हमारा भूमि जो गत जल है, धरातलीय जो वाटर है, वो डोलाइंस बनाते हैं, यानी एक गड्ढा बन जाता है। ठीक है, अंदर धरातलीय जल के रूप में। तो इस तरीके से ये सारे के सारी आपकी फीचर्स बनती हैं। नेक्स्ट आता है, निम्न चित्र में एक्स चिन्हित खंड पर सरिता के क्रम की पहचान कीजिए। जहां पर एक्स लिखा हुआ है ना, वहां पर हमें सरिता के क्रम की पहचान करनी है। तो कैसे पहचान करोगे गाइस? यहां पर हमें बताना है कि कितनी सहायक नदियां इसमें से जुड़ गई है ना, इस तरीके से हमें बताना। तो देखो एक बार ध्यान से। तो देखो भाई, ऊपर से आ रही थी ये ऐसे, इस तरीके से बहकर ऊपर से आ रही थी, और थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ऊपर से आ रही थी ये, मान लो हमने ये वाली ब्रांच चाहिए, इस तरीके से यहाँ पर आ गई। ठीक है, एक ब्रांच इसमें ये मिली, एक इसमें ये मिली, 2। ठीक है, एक इसमें ये मिली यहाँ से 3, और एक इसमें ये मिली 4। तो एक्स के पास कितनी हो गई टोटल? 4। तो आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा 4। तो ये सहायक नदियां मिलाकर है, प्रैक्टिकल वर्क में हमने इस तरीके के क्वेश्चन कर रखे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, सुमेलित करना है। फिर से आपकी कुछ सतलाकृतियों के नाम है और कुछ कारक है जिनके द्वारा उनका निर्माण हुआ है। तो मोनोडनांक यू नो डेट की मोनोडनांक्स जो थे आपकी अपर्दन चक्र में भी थे, है ना। अपर्दन चक्र में, डेविस महोदय के अपर्दन चक्र में, जो कि रिवर्स द्वारा बनते हैं, लास्ट स्टेज होती है। ड्रमलिन आपकी बनाती है, एक अंडों की टोकरी टाइप होती है ड्रमलिन की शेप, ये हिमानी बनाती है। ड्राई कांटर आपकी भाई बनाई जाती है पवन के द्वारा, एक खिड़की नुमा आकृति बन जाती है पर्वत की, तो उसे कहते हैं ड्राई कांटर। और अंध घाटी बनाता है धरातलीय जल। वी आकार की घाटी नदी बनाती है, यू आकार की घाटी आपकी हिमनदी बनाती है, और अंध घाटी आपके भूमिगत जल बनाते हैं। तो ठीक है, तो इन सारी घाटियों का आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 6, निम्न देशों को कौन सा युग्म अधिकतम सूर्यताप प्राप्त करता है? तो यहाँ पर हमें देखने हैं कौन सा सबसे अधिक सूर्यताप प्राप्त करता है। इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया और लीबिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। भाई ये तो सबसे कम ही प्राप्त करते हैं, कनाडा तो खासकर, कनाडा तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, और भाई यमन और सोमालिया। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखें ना, तो इंडोनेशिया और श्रीलंका, तो भाई ये 0 डिग्री के आसपास वाला आप ये कहो है तो आसपास वाला, बट इन सारे ऑप्शंस में से जो यमन और सोमालिया है, अफ्रीका की कंट्रीज हैं, ये अफ्रीका की कंट्री हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सूर्यताप प्राप्त होता है इन सभी ऑप्शंस में से। वैसे तो इंडोनेशिया तो एशिया में आता है, लीबिया आपकी ये भी गीली लीबिया ये भी अफ्रीका में आता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, ठोस पदार्थ किस माध्यम से सीधे वाष्प अवस्था में बदल जाता है? तो ये होती है उद्रपातन की प्रक्रिया, जिसमें कोई जैसे बर्फ से सीधा गैस में बदल जाना। ठीक है, जैसे ठोस पदार्थ सीधा वाष्प, यानी बर्फ हमेशा गैस में बदल जाना, तो इसे कहेंगे उद्रपातन की प्रक्रिया। ये आपको सारी प्रक्रिया पता होनी चाहिए, संघनन में क्या होता है, वाष्पीकरण में क्या होता है, उद्रपातन में क्या होता है। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आपको करेक्ट बताना है। ये आपको कोपेन की जलवायु के अनुसार दिए गए हैं वर्ग। CWA,
जो सी होता है ना वो आपका गर्म और ग्रीष्म काल, यानी जो गर्मियों में भाई गर्मी और सर्दियों में आपकी शुष्क, सर्दियों में कोई वर्षा नहीं। CWA बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि W आपका जो दिखाता है वो आपके शुष्क एरिया को दिखाता है W, ठीक है। और छोटा है आपकी ग्रीष्म ऋतु, बड़ा है भी। नेक्स्ट आता है CWB, तो W है तो इसलिए शुष्क तो रहेगा ही, मैंने पहले ही बताया W शुष्क को दिखाता है, ठीक है। अब B की बात करें तो गर्म ग्रीष्म काल, बट यहाँ पर जो बी हो ना गाइस वो गर्म, यहाँ पर ग्रीष्म काल नहीं आएगा, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट आता है CSB, तो कोष्ण, कोष्ण यानी कुछ गर्म और आपका नॉर्मल सा कोष्ण वार्म, ठीक है। और शुष्क ग्रीष्म काल, गर्मियों में तो सूखी, और कोष्ण यानी सर्दियों में ज़्यादा गर्मी भी नहीं और ज़्यादा ठंड भी नहीं, तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है CSB। CFB यानी कोष्ण ग्रीष्म काल, F दे दिया ना रेनफॉल और कोष्ण वर्ड डाल दिया, तो यानी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वर्षा भी होगी, तो 1, 3, 4 ये करेक्ट रहेंगे आपके। नेक्स्ट आता है स्थानीय पवनों के नाम है, यहाँ पर अलग अलग एरियाज में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। लू भैया आप सबको पता है भारत और पाकिस्तान में लू कहते हैं, और हारमाटन आपकी पश्चिमी अफ्रीका में बोली जाती है, इंपॉर्टेंट पवन है वहाँ की। बोरा यूगोस्लाविया में बोली जाती है, और ये सामुन आई थिंक मैंने पहली बार पढ़ी है। जो सामुन जो लोकन विंड है ये ईरान में इसका नाम है, ईरान में सामुन लोकन विंड बहती है, तो इन सबको आप याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन रेडियोलेरियन निपंक क्या है। ये आपका ओशनोलॉजी से क्वेश्चन है, ओशनोलॉजी ज्योग्राफी से, समुद्री विज्ञान से। और मैंने पहले ही बताया कि भाई समुद्री विज्ञान से हर बार ये निक्षेप से पंख से क्वेश्चन पीजीटी में ज़रूर आता है इस टॉपिक से। पेड कोर्स में मैंने पूरा डिटेल से पढ़ा रखा है इसका। एक बार और बता दूं गाइस, जो स्टूडेंट आपका पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो वो अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन करें। अचीवर्स एकेडमी ऐप पर आप पीजीटी और नेट लेवल की ज्योग्राफी का पेड कोर्स अवेलेबल है। अगर आप सोच रहे हो कि अभी हमारी तैयारी अच्छी नहीं होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अब भी पेड कोर्स लेते हो तो आपके 60 में से 50 नंबर आराम से आ जाएंगे, क्योंकि पेड कोर्स में आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं रहेगी, सारा कंटेंट आपको एक ही जगह मिल जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखना। तो अचीवर्स एकेडमी ऐप पीजीटी ज्योग्राफी पेड कोर्स अवेलेबल है, तो आप ले सकते हैं और अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो रेडियोलेरियन निपंक की बात, तो ये आपके होते हैं पैलेजिक निक्षेप, ये पैलेजिक प्रकार के निक्षेप होते हैं, तो इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कुछ पदार्थों को जल प्रदूषकों, कुछ को वायु प्रदूषक और कुछ और है जिन्हें भू प्रदूषकों के रूप में श्रेणीगत किया गया है। हमारे वातावरण के तमाम 3 हिस्सों को निम्न में से क्या प्रदूषित करता है। तो फ्लोरोकार्बन्स, ध्रुव कोहरा, ओजोन और अम्ल वर्षा। तो भाई ये जो अम्ल वर्षा है ये भी जब पानी के साथ का सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाता है तो आपके सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, तो इसी प्रकार से आपकी अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है। तो ये वही अम्लीय वर्षा है, ये 3 हिस्सों को भी ये अम्लीय वर्षा भी प्रदूषित करती है। नेक्स्ट आता है रिया किसका उदाहरण है। तो रिया आपका एक तट है, और ये तट आपका कैसा है, नीमगन उच्च तट भूमि, यानी डूबा हुआ उच्च भूमि का तट होता है, ठीक है, रिया तट। तो समुद्र द्वारा बनी सतला करती है, ये समुद्र ओशियन के द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन, स्पाट शिखर वाले उप समुद्रीय पर्वतों को क्या कहते हैं। तो भाई स्पाट शिखर वाले उप समुद्रीय पर्वत, तो कुछ इस तरीके की जो द्वीप होते हैं जो समुद्र के अंदर डूबे रहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं। तो निमग्न द्वीप होते हैं ये। और गाइस ये जो सपाट शिखर वाले उप समुद्रीय पर्वत होते हैं ना, इन्हें कहा जाता है गयोट। यहाँ पर गयोट नहीं दिया हुआ है तो याद रखना, इन्हें गयोट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अनाकोंडा। अनाकोंडा सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो सबको पता भाई अनाकोंडा अमेज़न बेसन में दुर्लभ प्रकार के अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं, भयानक जीव जंतु और पौधों की प्रजातियां भी जो कि काफ़ी खतरनाक भी होती हैं। तो एनाकोंडा आपके अमेज़न बेसिन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन प्राकृतिक वनस्पति और भारत में केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, बताना है कौन से वन कहाँ पर है। तो भाई सबको पता है भारत में सदाबहार वन एक तो सबसे ज़्यादा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में, अंडोमान निकोबार में और पश्चिमी घाट में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सदाबहार वन हम सीधा डालेंगे अंडोमान निकोबार। शंकु वृक्ष ठंडे इलाकों में मिलेंगे, तो शंकु वृक्ष डालेंगे हम जम्मू कश्मीर, क्योंकि राजस्थान में तो बर्फ़ पड़ती नहीं, ना झारखंड में पड़ती, तो शंकु वृक्ष आपके बर्फीले इलाकों में मिलते हैं, आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। पतझड़ी वन यानी मध्य भारत में मिलते हैं भाई पतझड़ी वन, जो अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। और भाई मरुदभिद वन यानी ऐसे वन जो सूखी झाड़ियाँ टाइप वन, तो ये आपके मिलते हैं राजस्थान में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका भारत में वन।
प्राकृतिक वनस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पर्यावरणीय नियतिवाद की अवधारणा का समर्थन निम्न में से किसने नहीं किया था? भाई निश्चयवाद या नियतिवाद के फेवर में कोई नहीं था, तो रेटजल, डेविस, हंटिंगटन। भाई रेटजल भी शुरुआत में तो ये पूरा नियतिवादी था, रेटजल की बात करें शुरू में नियतिवादी था, बाद में ये मानव यानी संभववाद की ओर इसका रुझान चला गया था, बट स्टार्टिंग में ये नियतिवादी था, इसको याद रखना। डेविस भी नियतिवादी था और हंटिंगटन भी, तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। ये तीनों के तीनों समर्थक थे डिटर्मिनिज्म की। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर आपको बिल्कुल फिर से इंपॉर्टेंट अगेन क्वेश्चन, संभाव्यवाद, रुको और जाओ, नियतिवाद, क्रमबद्ध भूगोल और क्षेत्रीय भूगोल। ठीक है, अब देखते हैं। देखो संभाव्यवाद के जो थे ना वो स्पेट महोदय थे। संभाव्यवाद में सबसे ज्यादा यानी हर चीज की पूरी पूरी संभावना, तो इसके तो कौन थे? स्पेट महोदय थे। वहीं हम बात करें रुको और जाओ, नियतिवाद, डिटर्मिनिज्म। ये डिटर्मिनिज्म स्टार्टिंग वाला नहीं है, ये रुको और जाओ का, यानी इसमें मनुष्य भी और प्रकृति भी दोनों का समान रोल है, दोनों में से कोई ऊपर नीचे नहीं है, दोनों इक्वल है। तो ये था टेलर महोदय ने। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो भाई इसमें ना आपका क्रमबद्ध भूगोल की बात करें तो क्रमबद्ध भूगोल से रिलेटेड थे वॉन हुम्बोल्ट, और रीटर रिलेटेड थे क्षेत्रीय भूगोल से। ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है कि हम्बोल्ट किससे रिलेटेड थे और कार्ले रीटर किससे रिलेटेड थे। ठीक है, हम्बोल्ट और कार्ले रीटर दोनों एक समकालीन थे, और इन दोनों के बारे में आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन इनसे हर बार जरूर बनता है। ठीक है, तो क्रमबद्ध भूगोल और क्षेत्रीय भूगोल, कार्ले रीटर, हम्बोल्ट, मैंने पेड कोर्स में स्टूडेंट अच्छी तरीके से पढ़ाया इन दोनों के बारे में, एक एक चीज डिटेल से, तो आप उन सबको अच्छी तरीके से जरूर करोगे। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, एयर्स, वाटर एंड प्लेसेस नामक पुस्तक किसने लिखी? एयर्स, वाटर एंड प्लेसेस, एनेक्सिमेंडर, हिप्पोक्रेटस, एरेटासथनीस या हिकेटियस? तो राइट आंसर होगा हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस की थी एयर्स, वाटर एंड प्लेसेस। ठीक है, एयर, वाटर एंड प्लेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानववादी भूगोल का लक्ष्य है वसुश्रेय प्राप्त करना, यानी कि व्यक्ति की जीवन शैली। ठीक है, व्यक्ति की जीवन शैली, ये वसुश्रेय, इसको याद रखोगे, व्यक्ति की जीवन शैली। ये मानवतावादी जो भूगोल था उसका एम था, उसका लक्ष्य था वसुश्रेय यानी व्यक्ति की जीवन शैली। ज्योग्राफिया भाई 17 खंडों में बटी हुई है, इंपॉर्टेंट बुक है और आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। जियोग्राफिया 17 इसके पार्ट्स थे, खंड थे, और ये लिखी थी स्ट्रैबो की जियोग्राफिया। कैसे याद रखोगे? स्ट्रैबो की जियोग्राफिया। कार्ले रीटर की फेमस बुक थी अरड़ कुंडे। कार्ले रीटर की कौन सी थी? अरड़ कुंडे। ठीक है, इन सबको आप याद रखोगे बुक्स के नाम, जो इंपॉर्टेंट है वो तो आपको याद रखनी ही है क्योंकि एग्जाम के। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन 21, भारत में नवोदित औद्योगिक नगरों में पुरुष और महिला दोनों की जो प्रौढ़ जनसंख्या की संख्यात्मक रूप से प्रधानता है, मानव प्रवसन, आयु और लिंग चयनामत है। अगर भारत में बात करें ना भाई, पुरुष और महिला दोनों की जो प्रौढ़ जनसंख्या है वो थोड़ी ज़्यादा है, बट मानव प्रवसन, आयु और लिंग चयनात्मक है कि जो मनुष्य में जो प्रवास होता है ना, मानव में जो प्रवास है वो आयु और लिंग के अनुसार है। ठीक है, ये कहा गया है दोनों कथन में। ए तो करेक्ट है कि भाई यहाँ प्रौढ़ जनसंख्या में पुरुष और महिला दोनों की प्रधानता, बट आर गलत है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य के प्रवास में हमें आयु और लिंग चयनामत है कि भाई एक स्पेशल ही एज वाले लोग ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है प्रवास। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो भाई पूर्व नगरीकरण, कंप्यूटर बेल्ट सार भाग की लागत पर विकसित है। प्रति नगरीकरण, तो भाई प्रति नगरीकरण रिंग का जनसंख्या हार शहरी सार भाग से ज़्यादा होता है। तो ये आपकी अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। तो प्रति नगरीकरण आएगा जिसमें रिंग का जनसंख्या जो हार्श होता है, जो कमी होती है, वो शहरी सार भाग से ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 23, अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन यानी इंटरनेशनल लेवल का जो प्रवास होता है उसकी बात हो रही है। जनसंख्या वितरण में कारक बिल्कुल नहीं रहा, इसका मुख्य कारण क्या है? भाई इंटरनेशनल जो माइग्रेशन हो रहा है वो आपकी पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी महत्वपूर्ण फैक्टर नहीं है। इसका आपको बताना है कारण कि राष्ट्रों ने क्या कर दिया है, प्रवास पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। ठीक है, कि भाई सभी जो कंट्रीज हैं उन्होंने अपने यहाँ कुछ इस तरीके के नियम लागू कर दिए कि इतने ही लोग, या अलग अलग कंट्रीज ने बिल्कुल अवॉइड कर दिया इस चीज़ को, प्रवास को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। और आप जानते हो नियम कानून भी बड़े स्ट्रॉन्ग बना दिए हैं। तो इस वजह से इंटरनेशनल जो माइग्रेशन
पॉपुलेशन है उसका अब रोल बहुत ही कम हो गया है। नेक्स्ट आता है गाइस, यहाँ पर कुछ विद्वान के नाम है और विचार और प्रत्यय है। तो चार्ल्स डार्विन, जेलेंस्की, माल्थस, रेमनस्टीन, तो इनके सबके आपको बताना है। तो डार्विन का था भाई उद विकास का सिद्धांत, ठीक है, डार्विन का था उद विकास का सिद्धांत। जेलेंस्की का तो महोदय गतिशीलता की परिकल्पना थी। माल्थस का था जनसंख्या और संसाधन। माल्थस ने थ्योरी दी थी कि भाई पॉपुलेशन आपकी दुगनी गति से बढ़ती है और इसी तरीके से संसाधन भी बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है रेमनस्टीन, और रेमनस्टीन महोदय का था प्रवसन नियम, यानी रेमनस्टीन महोदय ने दिए थे प्रवास के नियम। तो ये सारे के सारे थे आपके डिटेल में, और आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25। 21वीं शताब्दी के अंत में सार्वभौम नगर और प्रक्षेपित नगरीय विश्व को परिभाषित करने के लिए इक्यूमेनोपोलिस शब्द का यूज सबसे पहले डोक्सिया डेस ने किया था। इक्यूमेनोपोलिस वर्ड का यूज किसने किया था? डोक्सिया डेस महोदय ने। और मेगापोलिस वर्ड का यूज किया था भाई गोटमैन ने। मेगापोलिस कुछ इसी तरीके का वर्ड है, उसका यूज किया था गोटमैन ने, और इक्यूमेनोपोलिस वर्ड का यूज किया था डोक्सियो डेस ने। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्षेत्र संख्या, ये आपकी एक थ्योरी है, ठीक है, ये नगरीय जनसंख्या से रिलेटेड है कि बीच में क्या होगा फिर उसके बाद। तो भाई सबसे पहले है ना, सेंटर में हमेशा CBD एरिया होता है। CBD यानी केंद्रीय एरिया जोन होता है, ठीक है। और इसके दूसरे नंबर पर, तो नंबर 1 पर आएगा आपका CBD, और दूसरे नंबर पर होंगे थोक और हल्के विनिर्माण उद्योग, यानी बिल्कुल हल्के और जल्दी खराब होने वाले उद्योग विकसित किए जाते हैं सेकेंड नंबर पर। और थर्ड नंबर पर माना जाता है निम्न वर्ग उद्योग, यानी वो मजदूर रहते हैं थर्ड नंबर वाली बेल्ट में जो कि आपके सेकंड नंबर वाली बेल्ट में काम करते हैं। और फोर्थ नंबर पर होते हैं आपके मध्यम वर्गीय लोग, ठीक है। थर्ड नंबर पर आपके मध्यम वर्गीय लोग होंगे, और अगर हम बात करें थर्ड नंबर, हाँ ठीक है मेरा बिल्कुल, थर्ड नंबर पर भाई आपके जो रहेंगे वो निम्न वर्गीय लोग रहेंगे, मजदूर वगैरह। और फोर्थ नंबर पर आपके मध्यम वर्गीय यानी ठीक ठाक लोग जो कि जॉब वगैरह करते हैं। और फिफ्थ नंबर पर आपके रिहायशी लोग रहते हैं जो कि इसमें मेंशन नहीं है। तो पहले CBD, सेकंड बेल्ट में हल्के विनिर्माण उद्योग, और थर्ड बेल्ट में आपके आ जाएंगे निम्न वर्गीय लोग, और फोर्थ में मध्यम वर्गीय लोग। तो कुछ इस तरीके का आपका सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो CBD के बारे में भी मैंने PGT पेड कोर्स में डिटेल से पढ़ाया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27, शिफ्टिंग खेती के बारे में। शिफ्टिंग यानी वही आपकी कि भाई स्थानांतरित खेती जिसे आप बोलते हो, तो कौन सा सत्य नहीं होता? खेत का कर्मावर्तन, भारवाही पशुओं की अनुपस्थिति होती है, सामुदायिक जीवन के लिए महाउत्प्रेरक शक्ति है, वास भूमि क्षेत्र को बदला नहीं जाता। भाई बदला जाता है, भाई देखो खेतों को तो बदलेंगे और साथ के साथ रहने के स्थान को भी बदलते रहते हैं, तो वास भूमि एरिया को भी ये बदलते रहते हैं। तो ये आपका सत्य नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा राज्य टीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंसर इज छत्तीसगढ़ राज्य टीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29, औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत वेबर महोदय का था। जो क्लासिकल मॉडल, इसका क्लासिकल जो मॉडल है जिसमें न्यूनतम लागत उपागम प्राथमिक महत्व रखता है कि भाई हमारा जो सबसे कम लागत कहाँ पर लगी, तो इस चीज़ की प्राथमिक महत्व रखता है। तो इसका औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत माना गया। तो वेबर का देखो ऑप्शन में दिया हुआ है, वेबर का था औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, उन्होंने कहा कि एक इंडस्ट्री को लगाने के लिए कैसे ज़्यादा खर्चे से बचा जाए और न्यूनतम लागत में यानी कम पैसे में हम इंडस्ट्री स्थापित कैसे करेंगे। तो इस चीज के बारे में था ये पूरी थ्योरी, पेड कोर्स में अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, कील नहर किसे जोड़ती है? भाई कील नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। कील नहर लगभग 103 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है, ठीक है। तो ये यूरोप में है कील नहर, बाल्टिक सागर प्लस उत्तरी सागर। नेक्स्ट आता है, भारत की स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति कब लागू की गई थी? तो भाई ये नीति आपकी लागू हुई थी 2000 में, ठीक है। विशिष्ट आर्थिक कटिबंध सन 2000 में ये लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 32, समकालीन संदर्भ में निम्न में से कौन सा देश भू रणनीतिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? मालदीव, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो राइट आंसर रहेगा अफगानिस्तान, ठीक है। तो अफगानिस्तान भू रणनीतिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है इन सभी कंट्रीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 33, निम्न में से किस देश में क्षेत्रीय विकास नीति के रूप में पुरस्कार और दंड टेक्निक का
यूज प्रयोग किया जाता है? पुरस्कार और दंड तकनीक का प्रयोग किया जाता है स्वीडन, नीदरलैंड, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन। तो क्षेत्रीय विकास नीति के रूप में पुरस्कार और दंड टेक्निक का यूज किया जाता है ग्रेट ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वृहद हिमालय का क्रोड किससे बना है? क्रोड यानी बिल्कुल आंतरिक पार्ट, वृहद हिमालय यानी हिमालय का सबसे ऊपरी भाग, ठीक है, तो वो बना भैया आपका गोंडवाना प्रकार की चट्टानों से। देखो बिल्कुल अंदर की बात की है, और आप सभी जानते हो जो आप हमारा दो ही पार्ट बने थे जब भी हमारी पृथ्वी पर महाद्वीपों की रचना हुई, एक अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड। तो अधिकतर जो हिस्सा है हमारे यहाँ का वो गोंडवाना लैंड का है। तो यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा, क्योंकि क्रोड पूछा गया है तो बिल्कुल भाई अंदर वाला भाग। तो वृहद हिमालय का जो क्रोड है वो गोंडवाना चट्टानों से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सी शैल व्यवस्था भारत में कोयले का प्रमुख स्रोत है? तो भाई जो आपकी गोंडवाना प्रकार की जो है, गोंडवाना प्रकार की जो शैल व्यवस्था है, जो चट्टानें हैं, भारत में कोयले का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पर भारत द्वारा दक्षिण पश्चिमी एशियाई देशों में कौन सी वस्तुओं का समूह आयात किया जाता है? तो भाई कौन सी वस्तु आयात की जाती है? तो बहुमूल्य पत्थर और मोती। बहुमूल्य पत्थर और मोती ये भारत द्वारा दक्षिण पश्चिम एशियाई देशों से इनका आयात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक संख्या में चीनी मिलें हैं? तो भाई यूपी में है। यूपी में आपकी पॉपुलेशन भी इंडिया में सबसे अधिक है, और जो चीनी की मिलें हैं वो भी यूपी में ही आपकी सबसे अधिक है, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पर कुछ बोलियां दी गई है, आपको बताना कौन से राज्य में कौन सी बोली बोई जाती है, बोली जाती है। जैसे बागड़ी, बागड़ वाला एरिया हरियाणा में है ना, तो हरियाणा में बागड़ी बोली, ऐसे याद करोगे, ठीक है। बुंदेलखंड आपका मध्य प्रदेश में पार्ट पड़ता है, तो बुंदेली मध्य प्रदेश में। मैथिली आपकी बिहार में बोली जाती है, और अवधी आपकी यूपी की है। अवधी यूपी, बुंदेली मध्य प्रदेश, मैथिली बिहार और बागड़ी हरियाणा, इन सबको आप याद रखोगे। नेक्स्ट आता है लेबन संग्राम की अवधारणा किसके प्रकाशन के बाद राजनीतिक भूगोल के विषय में लोकप्रिय हुई? तो भाई पॉलिटिक्स ज्योग्राफी पुस्तक जब प्रकाशित हुई, ठीक है, पब्लिश हुई, उसके बाद ही लेबन संग्राम की अवधारणा, ये पूरा कंसेप्ट है लेबन संग्राम, तो ये पूरी तरह से लोकप्रिय हो गया था और चारों तरफ फैल गया था। तो इंपॉर्टेंट है ये भी लेबन संग्राम की कंसेप्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40। प्रेड ने निम्नलिखित आधार पर अवस्थिति सिद्धांत की आलोचना की। किस बेस पर प्रेड महोदय ने जो अवस्थिति सिद्धांत है उसकी आलोचना की है? तर्कपूर्ण असंगतता, उद्देश्य और क्षमता। तो राइट आंसर पहला ही हो जाएगा, तर्कपूर्ण असंगतता कहा था उन्होंने इसे, और उद्देश्य और क्षमता के आधार पर, ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ पर आपको फिर से कुछ मॉडल दिए गए हैं, कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, और एक तरफ उनको देने वाले दिए गए हैं। तो देखो संचयी प्रेरण मॉडल, तो ये हैगर-स्ट्रेड का था। किसका था? संचयी प्रेरण मॉडल हैगर-स्ट्रेड का। स्थानिक विचरण ये था आपका मेड्राल का, ठीक है, जो स्थानिक विचरण की बात करें। और व्यवहार परक जो मैट्रिक्स था प्रेड महोदय का था। आर्थिक वृद्धि की अवस्थाएं रोस्टो महोदय की थी, ठीक है, आर्थिक वृद्धि की अवस्थाएं रोस्टो महोदय की। व्यवहार परक मैट्रिक्स प्रेड का था। स्थानिक विचरण की बात करें ना गाइस, तो जो स्थानिक विचरण था ना, ये आपका हैगर-स्ट्रेड का था, स्थानिक विचरण हैगर-स्ट्रेड का था, और संचयी प्रेरण मॉडल आपका मिड्राल का था, क्योंकि ये इसमें भी शामिल था ना, इसलिए कंफ्यूज हो गई, ठीक है। मिड्राल वाला और हैगर-स्ट्रेड ने आपस में भी काम किया था। तो संचयी प्रेरण मॉडल जो था वो आपका मिडरोल का, और स्थानिक जो विचरण था हैगर-स्ट्रेड का था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 42, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे किस विद्वान ने भू राजनीति शब्द की उद्भावना की? तो भाई ये थे आपके जैलेन। ये जैलेन, इसको जैलेन भी लिखा हुआ मिलता है कई बार, जेलेन इस तरीके से मिलता है ये जेलेन, ठीक है, जेलेन महोदय ने की थी। यहाँ जैलेन लिखा है, जो जेलेन इससे मिलता जुलता है, ठीक है। तो भू राजनीति जो वर्ड खोज के लाए थे ना, वो कौन थे? जैलेन। नेक्स्ट आता है निम्न में से किस व्यक्ति को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने कट गया है ये विक्स ध्रुव सिद्धांत में भौगोलिक क्षेत्र की संकल्पना को समाहित किया? तो भाई ये आई डोंट नो क्या है, तो ध्रुव सिद्धांत में बोर्डविली है इसका आंसर। नेक्स्ट देख लो, नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से निम्नलिखित मानचित्रों को पैमाने के हार्समान क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हार्समान क्रम में यानी गिरते हुए क्रम में। एटलस मानचित्र, दीवाल मानचित्र, भूकर या कैडिस्ट्रल मानचित्र, सतलाकृतिक मानचित्र। तो भाई आपको करना है हार्समान क्रम में, किसके? पैमाने के,
यानी स्केल के हारसमान क्रम में। तो सबसे पहले भूकर यानी कैडेस्ट्रल मानचित्र आएगा, और उसके बाद आएंगे आपके टोपोग्राफिकल मैप्स, फिर आएंगे आपके दीवारी मानचित्र, और फिर एटलस मानचित्र। देखो एटलस आप सबने देखिए सबसे छोटी है ना। फिर दीवारी मानचित्र आपने सबने अपनी क्लास के अंदर जो दीवार पर टंगे हुए मानचित्र वो सबने देखे हैं। उसके बाद टोपोग्राफिकल सीट भी आप सबने देखी हुई है जब आपने प्रैक्टिकल की थी, और उससे भी बड़े होते हैं भूकर कैडेस्ट्रल मानचित्र। ठीक है, तो ये सारा सीक्वेंस था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पर स्केल दिया गया है और इसको मैपने पर 200 वर्ग सेंटीमीटर आया है, तो RF को कम करके इतना कर दिया जाए तो मानचित्र पर बेसिन क्षेत्र क्या होगा। तो भाई ये इतना डिटेल में HTET PGT में नहीं आएगा, ये तो काफ़ी डिटेल का क्वेश्चन है और काफ़ी लंबी इसमें गुना भाग होगी, तो इतना नहीं आता। आपसे सिंपल RF निकालना आता है, फिर भी अगर कोई निकालना चाहे तो इसका आंसर 50 वर्ग सेंटीमीटर बनेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आता है सतलाकृतिक मानचित्र पर रेखाएं जो जल की गहराई को दिखाती हैं, तो जल की गहराई को दिखाने वाली रेखाओं को कहते हैं अनुगंभीर रेखाएं। क्या कही जाएंगी? अनुगंभीर रेखाएं। नेक्स्ट आता है कुतुब मीनार को हवाई फोटोग्राफ पर पहचानने के लिए प्रतिबिंब व्याख्या में से निम्नलिखित घटकों में से कौन सी ज्यादा अभिव्यंजक और सार्थक है। तो भाई कुतुब मीनार ज्यादा लंबी है, तो उसकी छाया के द्वारा हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पता चलेगा कि हाँ यही कुतुब मीनार है। क्योंकि देखो ऊपर से हवाई फोटोग्राफ से तो हमें क्या दिखाई दे, हमें तो वो उतनी बराबर लगेगी ना, बट जितनी लंबी उसकी छाया दिखेगी ना तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये कुतुब मीनार है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, यहाँ पर आपको लिए कुछ वर्ण यानी कुछ कलर दिखाए गए हैं और हमें बताना है कौन से कलर के द्वारा कौन सा एरिया दिखाते हैं हम मैप के अंदर या टोपोग्राफिकल में सीट्स में। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले लाल रंग के द्वारा हमें भिन्न भागों में निर्मित भूमि को दिखाते हैं, गहरे हरे यानी डार्क ग्रीन से हम हमारा एग्रीकल्चर वाला एरिया दिखाते हैं, ब्राउन यानी भूरे कलर से हम वन एरिया को दिखाते हैं, और पीले कलर से हमें दिखाते हैं ऐसी खेती या ऐसी जमीन जिसमें खेती बाड़ी ना की गई हो। तो समझ गए, लाल रंग के द्वारा अलग अलग एरिया में निर्मित भूमि, गहरे हरे यानी डार्क ग्रीन के द्वारा कृषि एरिया को, ब्राउन कलर के द्वारा वन क्षेत्र को, और पीले कलर के द्वारा आपके जो एग्रीकल्चर एरिया उनको। नेक्स्ट आता है विदेशी नीति से राजनीतिक भूगोल के संबंध को किसके चित्रांकन ने संक्षिप्त रूप प्रदान किया है। तो विदेशी नीति से राजनीतिक भूगोल के संबंध को, तो भाई ये कार्ल होसेफ ने, ठीक है, इनके चित्रांकन ने संक्षिप्त रूप प्रदान किया है। और आज क्रिया में प्रतिवेश के मानसिक मानचित्र के महत्व पर पहली बार किसने जोर दिया था। तो भाई मानसिक मानचित्र से रिलेटेड आए तो गोल्ड करोगे आप सीधा सीधा। ठीक है, वन आता है इसमें, जो घाटियां प्रारंभिक अनुवर्ती अपवाह की दिशा में ही प्रवाहित होती है किंतु निम्नतर सतलाकृतिक सत्रों पर होती है और नूतन आधार सत्रों के संदर्भ में विकसित होती हैं, वे कहलाती हैं। तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। जो घाटियां यानी जो नदियां आपकी अनुवर्ती अपवाह की दिशा में ही, अनुवर्ती की में यानी जिस दिशा में बहना शुरू हुई थी उसी का अनुसरण कर रही है, और फिर बिल्कुल प्लेन मैदान आ जाते हैं वहां पर वो बहती है, और फिर दोबारा से नए बेस लेवल आते हैं उनके संदर्भ में वो दोबारा विकसित होती हैं, तो इसे क्या कहते हैं। तो देखो नूतन यानी नए बेस लेवल आए तो इसे नव अनुवर्ती अपवाह तो है ही, और नव अनुवर्ती, आंसर क्या हो जाएगा, नव अनुवर्ती। परवर्ती नहीं होगा, अक्रमवती बिल्कुल नहीं होगा, अपोजिट होगी, प्रत्यावर्तित ये भी। ठीक है, तो आंसर रहेगा नवा अनुवर्ती। नेक्स्ट आता है निम्नतम आधार अपर्दन तल की अवधारणा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। निम्नतम अपर्दन तल की, अगर अपर्दन का सिद्धांत की बात करें ना अपर्दन का, तो आंसर हो जाएगा डेविस, बट यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नतम अपर्दन तल की जो अवधारणा थी उसका प्रस्ताव किया था पोवल महोदय ने। आंसर इज पोवल। नेक्स्ट आता है, ये कथन है, गतिमान बर्फ का वेग क्षेत्र की ढलान की प्रवणता और हिमानी बर्फ की मोटाई के साथ बढ़ जाता है। ठीक है, जो आपकी ग्लेशियर्स हैं, और निचले तल और बर्फ की कम मोटाई और घाटी की भीतियों के साथ घर्षण के कारण वेग कम हो जाता है। तो सिंपल सी बात है भाई, जब आपकी जो ग्लेशियर उसमें मूवमेंट हो रही है तो जैसे ही ढलान आएगा, ठीक है, तो बर्फ की मोटाई के साथ बढ़ जाएगा वेग, और जैसे ही निचला लेवल यानी प्लेन एरिया आता है जहाँ पर बर्फ भी कम गहरी है तो वहाँ पर आपका वेग कम हो जाता है। तो दोनों कथन ठीक है, बट एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, दोनों कथन आपके करेक्ट है, पर एक दूसरे को ये व्याख्या नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित नहीं बल्कि अपोजिट है, एक में कुछ और बात है, एक में कुछ और बात है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, सामान्य अपर्दन चक्र संबंधित है। भाई सामान्य अपर्दन चक्र नदी अपर्दन से रिलेटेड है, डेविस महोदय का अपर्दन चक्र। नेक्स्ट आता है, विद्वानों के निम्नलिखित समूह में से किसने पेडिमेंट्स के निर्माण में धाराओं द्वारा पार्श्विक अपर्दन की भूमिका पर जोर दिया।
मैगी पैगा ब्लैक वेल्डर, मैगी ब्लैक वेल्डर जॉनसन, पैगा ब्लैक वेल्डर जॉनसन और पेगा जॉनसन लोशन। तो निम्नलिखित समूह में से किसने पेडिमेंट्स के निर्माण में धाराओं के द्वारा पार्श्विक अपर्दन की पर जोर दिया? तो वो थे पैगा ब्लैक वेल्डर और जॉनसन महोदय। ठीक है, नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन भू आकृति में पूर्ण युवर्ण का सतलाकृतिक प्रमाण या साक्ष्य नहीं है? तो यहाँ पर बात करें आपके कटे फटे विसर्प, देखो यहाँ पर पुनर्युवन की बात की है, यानी नदी पूरी लास्ट स्टेज पर आने ही वाली थी, उसमें दोबारा से युवावस्था में आ गई। तो कटे फटे विसर्प नहीं होगा, वेदिकाएं नहीं होगा, ये सारी युवावस्था में बनाती है। बहुचक्रीय घाटी अभी संरचनात्मक बेंच रहेगा आंसर। ठीक है, तो संरचनात्मक जो बेंच है ये आपका सतलाकृतिक प्रमाण या लक्ष्य नहीं है। पुनर्युवन में आपकी बाकी सारी बनती है, ये नहीं बनती। नेक्स्ट आता है सूची 1 और 2 को मिलाना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है आपके पीजीटी लेवल के लिए भी, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन ही पीजीटी में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। हाँ जी, लोएस बनाते हैं आपकी वायु, लोएस का मैदान वायु द्वारा निर्मित सतला करती है। हिमोड, ही से हिमोड, हिम से ग्लेशियर यानी हिमानी के द्वारा बने हुए निक्षेप से सेडिमेंट के जमाव से बनती है। बजर समुद्री निक्षेपण से बनती है और गाद नदी जमाती है भाई, गाद सिल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आता है, फिर से कथन दिया गया है ओजोन छिद्र दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर दिखाई देते हैं, जिसे हम कहते हैं दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र की बात करें तो भाई आपके साउथ पोल पर, तो साउथ पोल पर तो हमारा दिखाई नहीं देता ना, तो ये कथन तो गलत है हमारा। तो अंटार्कटिका के ऊपर तो दिखता है, वो भी बिल्कुल साउथ पोल के ऊपर नहीं। तो यहाँ पर बिल्कुल दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर की बात की गई है, जो कि रॉन्ग फैक्ट है। ओजोन नष्ट करने वाली गैसें पूरे समताप मंडल में उपस्थित रहती हैं। ठीक है, जो ओजोन नष्ट करने वाली गैसें हैं ना, वो समताप मंडल में होगी तभी तो हमारी ओजोन लेयर नष्ट होती है। तो ये कथन तो करेक्ट है, बल्कि ए वाला गलत है, तो इसको आप ध्यान रखोगे, है ना। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से कौन सा आकाश में उच्चतम लेवल पर? ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है और पीजीटी में भी बार बार पूछा जाता है। तो पक्षाप कपासी मेघ होते हैं भाई सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पर। ठीक है, पहले पक्षाप मेघ होते हैं, सेकंड नंबर पर आपके मध्य स्तर के मेघ होते हैं और नीचे आपके कपासी मेघ होते हैं। समझ आ गए? तो पक्षाप के साथ कुछ भी लिखा हुआ मिले या खाली पक्षाप मिले ना, तो आप उसको करोगे, सबसे ऊंचाई पर यही मेघ आपके देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ वायुमंडल का तापमान घटता है। क्यों? क्योंकि भाई उच्चतम ऊंचाई पर वायुमंडलीय गैसें ज्यादा होती हैं। ठीक है, उच्चतर ऊंचाई पर वायुमंडलीय गैसें ज्यादा होती है, इसलिए ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय तापमान भी आपका घटता है। क्यों घटता है? उच्चतर ऊंचाई पर वायुमंडलीय गैसें जो होती है वो ज्यादा होती है। नेक्स्ट आता है कौन सा युग्म सही नहीं है? फोइन उष्ण सूक्ष्म हवाओं का एल्प पर नीचे की ओर बढ़ना, बिल्कुल करेक्ट है। मिस्टल आपकी फ्रांस के ऊपर शीत हवा का बहना, बिल्कुल करेक्ट। शांता आना ये वायु का एल्पालेशन की ओर नीचे, कैलिफोर्निया के निकट बहती है शांता आना। ठीक है, यूएसए में कैलिफोर्निया जो कि खाड़ी है, कैलिफोर्निया के निकट चलती है शांता आना। तो ये आपकी दिसंबर के महीने में चलने वाली है वहाँ की हवा। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये गलत है, एल्पाशियन में नहीं होती, तो ये ही गलत है। बोरा आपके एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट के सहारे बहती है, शीतल पवन है। ठीक है, बोरा भी करेक्ट है। फोन मिस्टल बोरा ये करेक्ट है। शांता आना आपकी कैलिफोर्निया में बहती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न गैसों में से कौन सी वायुमंडल का प्राकृतिक घटक नहीं है? प्राकृतिक घटक नहीं है भाई, क्रेप्टोन, ओर्गोन और जलकण ये सब कुछ नेचुरल रूप से पाए जाते हैं। बट आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो आपके प्लास्टिक उद्योग से, आपके जो रेजिन से या आपके जो फोम है, इन उद्योगों से निकलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रेफ्रिजरेटर से, इनसे। ठीक है, एसी से। नेक्स्ट आता है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में ए, आई डोंट नो ये क्या है, ए सवाना, AW होगा ये। ठीक है, AW चिन्ह किसका अंकित करता है भाई? A मीन्स होता है आपका उष्ण कटिबंधीय और W सवाना जलवायु, तो आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु। नेक्स्ट आता है हरिकेन में बलवती हवाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो भाई बलवती यानी स्ट्रॉन्ग हवाएं कब चलती है? तो हरिकेन की आंख में तो है ना शांत रहता है, ध्यान रखना, आंख में ना कोई हवा चलती है, ना कोई बादल होते, ना कोई वर्षा होती है, बिल्कुल शांत मौसम होता है। तड़ित झंझा की सर्पिल पट्टियों में भी आपकी ज्यादा हवाएं नहीं चलती, पूर्वा लहरों में भी नहीं। हरिकेन की जो अक्ष परिधि है, ये आंख हो गई, फिर ये दूसरे लेवल की और तीसरे लेवल की, इनको बोलते हैं अक्ष परिधि। तो इन पर आपकी जो हवाएं जो है पूरा स्ट्रॉन्ग चलती हैं। नेक्स्ट आता है निम्न में से झील माला यानी पैटरनोस्टर की कौन सी विशेषताएं हैं? जो पैटरनोस्टर है ये हिमनदी बनाती है।
ये आपकी झीलें होती है पैटर्नोस्टर, देखो झीलमाला दिया हुआ भी है, देखो ज्वारमुखी उद्भव की झील, बिल्कुल गलत। समुद्र से अलग हुआ जल का छिछला भाग, ये तो आपका लैगून कहलाता है, ये भी गलत। नृत्य विसर्प के छाड़न के विश्वरूप अर्धचंद्राकार झील, इसे गोखुर झील कहते हैं, इसे गोखुर झील कहते हैं, इसे आपका लैगून झील कहते हैं, और ये आपकी होती है ज्वालामुखी झील, ठीक है। तो हिम नदीय सोपानों पर बनी झील को है आपके पैटर्नोस्टर का बेस्ट एग्जाम्पल झीलमाला, ठीक है। ये आपकी छोटी छोटी झीलें होती है जो ग्लेशियर्स पर से बनती है, ठीक है। हिम नदीय सोपानों पर बनी झील रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, थॉर्नवेट का संशोधित जलवायु वर्गीकरण निम्नलिखित की अवधारणा पर अवस्थित है। जो थॉर्नवेट महोदय थे उनका जलवायु वर्गीकरण प्रभावी तापमान, वर्षक सूचक, संभावी वर्षण या संभावी वाष्पन पारशोषण, तो भाई वाष्पोसर्जन पर संशोधित वाला जो उनका था जलवायु वर्गीकरण वो संभावी वाष्पन पारशोषण पर आधारित था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, सेल्वा वन है। सेल्वा वन पृथुपर्णी सदाबहार वन, पतझड़ी वन, शंकुधारी सदाबहार वन, शंकुधारी पतझड़ी वन। देखो शंकुधारी, अब सिंपल सी बात है भाई, शंकुधारी तो हमारे ठंडे इलाकों में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। पतझड़ी वन सेलवास वनों में आते ही नहीं है। सेलवास वन वे वन होते हैं जो सारा उच्च गर्मी में भी रहते हैं और सारा साल हरे भरे रहते हैं, तो आंसर रहेगा पृथुपर्णी सदाबहार वन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, पारिस्थितिकीय व्यवस्था में जीव का विशिष्ट स्थान क्या कहलाता है। तो भाई इसे कहते हैं पारिस्थितिकीय निश, ठीक है। गतशत निश या पारिस्थितिकीय निश, पारिस्थितिकीय व्यवस्था में जो जीव होता है उसका विशिष्ट स्थान क्या कहलाता है, गर्तशत निश। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसे समुद्री पारिस्थितिकी में उत्पादक के रूप में जाना जाता है। छोटी मछली, फफूंद प्राणी, पलवक या पादप पलवक, तो आंसर रहेगा पादप पलवक, ठीक है। समुद्री पारिस्थितिकी में उत्पादक, उत्पादक कौन करते हैं, हमारे पौधे, ठीक है। तो हमारा बिल्कुल ये आपकी फूड चैन में फर्स्ट नंबर पर होते हैं, तो पादप पलवक रहेगा इसका आंसर। उत्पादक तो भाई पादप पलवक ही होते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20, लौनी मिट्टी किसका परिणाम होती है। मिट्टी का निक्षालन या बहुत अधिक अवक्षेपण, उच्च दर का वाष्पीकरण या मिट्टी का बहुत थोड़ा निक्षालन, तो और उच्च अवक्षेपण और मिट्टी का बहुत कम निक्षेपण। भाई लौनी मिट्टी होती है, उच्च दर का वाष्पीकरण हो और मिट्टी का बहुत थोड़ा निक्षालन होता है, तो उसे कहते हैं लौनी मिट्टी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21, वनस्पति के लिए कोई अवकाश नहीं है, विकास तीव्र, अनवरत और सतत होता है, यह कथन किस पर लागू होता है, ठीक है। वनस्पति के लिए कोई अवकाश नहीं, टैगा क्षेत्र, मानसूनीवत भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, विष्ट में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, तो वनस्पति के लिए कोई अवकाश नहीं, विकास तीव्र होगा, अनवरत होगा और सतत होता है। तो भाई उष्ण कटिबंधीय इलाके में आपकी क्या होती है, सारा साल वर्षा होती है, वहां पर वनस्पति से रिलेटेड बात करें तो डेवलपमेंट ज़्यादा है, अनवरत होता है और वनस्पति सतत होती है, सदाबहार रहती है, ना उनमें पतझड़ आती है, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22, पादपों और पशुओं का प्रचुरतम प्रकार निम्न में से पाया जाता है। शीतोष्ण वन, मानसूनी वन, उष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और पौधों और पशुओं का जो वही प्रचुरतम प्रकार पाए जाते हैं ना, वो उष्ण कटिबंधीय वनों में देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपके वही सदाबहार वन, इन्हीं में आपके सबसे ज़्यादा अलग अलग प्रकार के पौधे और पशुओं के भी अलग अलग प्रकार देखने को मिलते हैं, ज़्यादा वैरायटी, इसलिए तो कहते हैं जैव विविधता भी आपकी इन्हीं एरियाज में सबसे अधिक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23, लवणता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। लवणता आपकी सीधे वर्षण से संबंधित है, ठीक है। वर्षण की दर और लवणता के बीच प्रत्यक्ष संबंध है। भाई जहां पर वर्षा ज्यादा होगी ना वहां लवणता कम हो जाती है। वर्षा का पानी मीठा, लवणता खारी, ठीक है। नदी के मुहाने के समीप निम्न लवणता पाई जाती है, बिल्कुल ठीक है भाई। जो नदी का मुहाने के निकट आपकी निम्न लवणता पाई जाती है क्योंकि नदी का पानी मीठा होता है ना। नेक्स्ट आता है उष्ण कटिबंध में लवणता अधिकतम होती है जबकि ध्रुव और भूमध्य रेखा की ओर कम हो जाती है, ठीक है। तो भाई आपके अगर हम बात करें जो उष्ण कटिबंधीय इलाके हैं वहां पर आपकी लवणता अधिकतम होती है। क्यों होती है, क्योंकि वाष्पोसर्जन होता है, पानी उड़ जाता है और लवणता अधिक पाई जाती है, ठीक है। और ध्रुव और भूमध्य रेखा की ओर ये आपकी कम होती चली जाती है क्योंकि भूमध्य रेखा पर आपकी वर्षा भी होती है और वर्षा का पानी सारा साल वर्षा होती है इस वजह से, और ध्रुवों पर भी। समझ में आ गया। तो लवणता सीधे वर्षण से संबंधित है, ये आपका रॉन्ग फैक्ट है, बाकी ये तीनों के तीनों करेक्ट है। लवणता आपकी सीधे वर्षण से ज़्यादा संबंधित नहीं है। नेक्स्ट आता है सागरीय धाराओं का उद्भव किससे संबंधित है।
भाई गुरुत्व बल, हवाएं, लवणता और घनत्व, तो इन सब की वजह से आपकी समुद्री सागरीय धाराएं चलती हैं, तो ये सभी हो जाएगा, गुरुत्व बल के कारण भी, लवणता भी और घनत्व भी और हवाएं भी। नेक्स्ट आता है शेफर किसके पक्ष में थे? अपवादवाद, भाव चित्रण, क्षेत्रीय विभेदन या वैज्ञानिक सामान्यकरण। तो आंसर रहेगा शेफर जो महोदय थे वो वैज्ञानिक सामान्यकरण के पक्ष में थे। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है तो पीजीटी और नेट स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा इन क्वेश्चंस को, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे आने वाले एग्जाम में आपको काफी हेल्पफुल देंगे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा सिद्धांत तार्किक प्रत्यक्षवाद से संबंधित नहीं है? कार्य कारण का सिद्धांत, संरचनावाद, व्यवहारवाद, प्राकार्यवाद। तो भाई कौन सा सिद्धांत आपके बिल्कुल प्रत्यक्षवाद से संबंधित नहीं है? तो आंसर होगा व्यवहारवाद। ठीक है, व्यवहारवाद। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विलियम बुंगी, थ्योरेटिकल ज्योग्राफी, बिल्कुल करेक्ट, विलियम बुंगी महोदय की थी थ्योरेटिकल ज्योग्राफी। हार्वी की थी सोशल वेल बीइंग द स्पेशल पर्सपेक्टिव। ये द स्पेशल पर्सपेक्टिव ये आपके हार्वे महोदय की नहीं थी, ये सुमेलित नहीं है। द पर्सपेक्टिव आपकी हार्वे की नहीं थी। डेविड स्मिथ की बात करें, ह्यूमन ज्योग्राफी और वेलफेयर अप्रोच, ये इसी की थी, स्मिथ की। और पिट की थी भाई मॉडर्न जियोग्राफिकल थॉट। ठीक है, ये पिट महोदय की थी। ठीक है, और यहाँ पर रॉन्ग कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, हार्वे द स्पेशल पर्सपेक्टिव। ये मैंने पेड कोर्स में करवा रखी है इस बुक के बारे में। ठीक है, तो ये मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, नहीं मैं अभी बता देती है किसकी बुक है। नेक्स्ट आता है मिस्र नील नदी का उपहार है, ये कथन किसका माना जाता है? तो ये फेमस कथन है हेरोडोटस महोदय का। सीधा और सिंपल क्वेश्चन और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन। हेरोडोटस का कथन है भाई मिस्र नील नदी जो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किसने यह दलील दी कि इतिहास का भौगोलिक रूप से अध्ययन किया जाए और भूगोल को ऐतिहासिक रूप से पढ़ा जाए? ये किसने कहा? तो ये कहने वाले भी आपके हेरोडोटस ही थे। ठीक है, आपके फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं हेरोडोटस महोदय को। ठीक है, तो इतिहास को भौगोलिक रूप से अध्ययन किया जाए और भूगोल को भी ऐतिहासिक रूप से पढ़ा जाए। तो इतिहास से रिलेटेड अगर एग्जाम में कुछ आए तो आप हेरोडोटस डालना कि ये किसका कथन है, इस तरीके का क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित अरबी विद्वानों में से किसने टोलेमी की पुस्तक में सुधार किए हैं? तो भाई अल इदरसी महोदय ने किए थे टोलेमी की बुक में सुधार। ठीक है, टोलेमी की बुक में सुधार किए थे अल इदरसी ने। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31, मात्रात्मक क्रांति का दार्शनिक आधार निम्न में से क्या है? अस्तित्ववाद, आदर्शवाद, घटनाक्रम वर्णन, प्रत्यक्षवाद। तो आंसर रहेगा प्रत्यक्षवाद है मात्रात्मक क्रांति का दार्शनिक आधार। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32, प्रतिमान यानी पैराडाइम की अवधारणा का प्रतिपादन कूहन महोदय ने दिया था। बड़ा फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। कूहन का पैराडाइम, इस तरीके से आप याद रखोगे, कूहन का पैराडाइम। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन ज्ञान के सभी पहलुओं को समाविष्ट करने वाला सार्वभौमिक विज्ञान विकसित करना चाहते थे? तो भाई सार्वभौमिक विज्ञान की बात करें तो वो थे हमारे फेमस हम्बोल्ट महोदय। ठीक है, तो ज्ञान के सभी पहलुओं को इकट्ठा करके सार्वभौमिक विज्ञान विकसित करना चाहते थे हम्बोल्ट महोदय। नेक्स्ट आता है, निम्न भूगोलवेताओं में से किसने मानव केंद्रित भूगोल पर बल दिया? डेविस, सैंपल, हंटिंगटन, जेफरसन। तो मानव केंद्रित की सिर्फ मनुष्य से ही रिलेटेड है भूगोल, तो वो थे भाई आपके जेफरसन। ठीक है, जेफरसन महोदय का था मानव केंद्रित भूगोल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 इज मानसिक मानचित्र की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी भाई? तो गुल्ड और वाइट महोदय थे जिन्होंने मानसिक मानचित्र की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36, द्वितीय जनसांख्यिकीय संक्रमण की अवधारणा किसने प्रारंभ की? द्वितीय जनसांख्यिकीय संक्रमण वेन डी का महोदय ने की थी द्वितीय जनसांख्यिकीय संक्रमण की अवधारणा। ठीक है, तो याद रखना वेन डी का। नेक्स्ट आता आयु विशेष प्रजनन दर किस आयु समूह में अधिकतम होती है? ठीक है, आयु विशेष प्रजनन दर की बात करें तो किस आयु समूह में अधिकतम होती है? तो प्रजनन दर होती है भाई सबसे ज्यादा प्रजनन दर, यानी आप ये कह सकते हो न्यू बेबी। ठीक है, तो 20 से 24 वर्ष। नेक्स्ट आता है, भारत में ग्रामीण से नगर प्रवास के लिए निम्न में से कौन सा मुख्य कारण है? देखो, गांव से लोग नगर की ओर प्रवास कर रहे हैं तो इसका तो एक ही मेजर कारण होता है रोजगार।
नेक्स्ट आता है, किसने दलील दी कि बहु केंद्र और केंद्र नगरीय विकास के लिए जिम्मेदार थे। जो बहु केंद्र था, जो केंद्र यानी नाभिक, जो हमारी अर्बन जो डेवलपमेंट है उसके लिए जिम्मेदार थे, ये कहा था हैरिस और उलमान ने। इन्होंने दलील दी थी ये कि बहु केंद्र और केंद्र नाभिक और नगरीय विकास के लिए जिम्मेदार थे। हैरिस और उलमान महोदय ने ये कहा था। इन्होंने फेमस इनकी थ्योरी भी थी नगरीय अर्बन से रिलेटेड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40, राज्य में वाणिज्यिक, औद्योगिक और शैक्षिक और राजनीतिक गतिविधियों के संबंध में सबसे बड़ा और सर्वाधिक प्रभावी नगर माना जाता है। देखो, वाणिज्यिक यानी व्यापारिक, औद्योगिक, शैक्षिक और राजनीतिक गतिविधियों की दृष्टि से जो सबसे बड़ा या प्रभावी नगर माना जाता है उसे कहते हैं प्रमुख नगर। क्या कहते हैं? प्रमुख नगर। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 41, बर्गेस मॉडल में भूमि उपयोग के निम्न जो अनुक्रम है उनमें से कौन सा सही है। अब बर्गेस महोदय का भूमि उपयोग का है ये, ठीक है। तो बर्गेस महोदय ने भूमि उपयोग का मॉडल दिया था। यहाँ पर देखो, केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, कर्मकार गृह क्षेत्र, कंप्यूटर क्षेत्र, बेहतर आवास क्षेत्र। केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, बेहतर आवास क्षेत्र, कर्मकार गृह क्षेत्र, कंप्यूटर क्षेत्र। भाई सेंटर में तो इसने एक केंद्रीय व्यापार क्षेत्र माना था, फिर कर्मकार गृह क्षेत्र था, फिर लोगों के रहने का स्थान था, फिर कंप्यूटर क्षेत्र था। तो इस तरीके से भूमि उपयोग था बर्गेस मॉडल में। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 42, यदि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त 1 लाख जनसंख्या निरूपित करता है तो 4 लाख जनसंख्या निरूपित करने वाली वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। भाई 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है का जो वृत्त है वो 1 लाख जनसंख्या निरूपित करता है। कितनी? 1 लाख जनसंख्या। तो 4 लाख जनसंख्या निरूपित करने वाली वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो 2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आता है, औद्योगिक भूदर्शय के नीचे दिए गए रेखाचित्र में कौन सी बाजार अवस्थिति इष्टतम है। भाई जो सबसे नजदीक होगी ना इस लाइन के, आपको कोई भी डायग्राम दे, बेस लेवल की जो सबसे नजदीक होगी वही आपकी सबसे बेस्ट होगी बाजार की स्थिति के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर सी लाइन सबसे नजदीक है। तो बाजार की स्थिति के लिए सी जो पॉइंट है वो बिल्कुल ठीक है। देखो, क्योंकि देखो ध्यान से समझो, ये है भाई हमारी उत्पादन रेखा, यानी यहाँ पर हमारा उत्पादन हो रहा है, और ये है हमारी लागत रेखा, ठीक है। तो हम जो मिनिमम होगी ना, मिनिमम उसको देखेंगे तो मिनिमम हमारी यहाँ पड़ती है। तो और ये पॉइंट था हमारा सी, तो आंसर रहेगा सी। तो इस तरीके का क्वेश्चन आए तो बिल्कुल नीचे वाली देखनी है आपको। नेक्स्ट आता है, स्थानांतरित खेती की अनिवार्य विशिष्टता क्या है। भाई स्थानांतरित खेती में खेतों का चक्र होता रहता है, खेतों को बदलते रहते हैं ना, हर 3-4 साल में खेतों को बदल डालते हैं, ये स्थानांतरित खेती की विशेषता। नेक्स्ट आता है, स्वतंत्र उद्योग वो होते हैं जिनके लिए स्वतंत्र उद्योग की परिवहन लागत तुलनात्मक रूप से महत्वहीन होती है। भाई वही होते हैं, बिल्कुल सही, जिनमें परिवहन लागत जो होती है ना वो तुलनात्मक रूप से, परिवहन लागत को कोई भी महत्व नहीं दिया जाता, ना ही उसे इंक्लूड किया जाता है। परिवहन लागत यानी आपका ट्रांसपोर्ट जो खर्चा होता है ना उसको ऐड नहीं किया जाता, वो होते हैं आपके स्वतंत्र उद्योग, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ पर आपको दिए गए हैं आपकी रबड़ है, अनानास है, चीनी, कॉफ़ी और इनके उत्पादक कंट्री। तो देखो सबको पता है भाई ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है, और क्यूबा चीनी की वजह से कभी चीनी का कटोरा भी कहा जाता था। और उसके अलावा अगर हम बात करें मलेशिया, तो मलेशिया में भाई होती है आपकी क्या, तो मलेशिया में होती है आपकी, यहाँ पर ये रॉन्ग है गाइस, ये आपके जो ऑप्शंस है ये गलत है, इन्हें फॉलो आप मत करना, ठीक है। मैं बताती हूँ आपको, ब्राज़ील में कॉफ़ी, क्यूबा में चीनी, और आपके भाई बात करें हम मलेशिया, तो मलेशिया में आएगी रबड़ और हवाई में अनानास। तो ये रहेगा हमारा सीक्वेंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 47, कुल्टी, बानपुर और हीरापुर में लोहा और इस्पात संयंत्र को एक में मेलित किया गया है जिसका नाम है। तो भाई कुल्टी, बानपुर और हीरापुर में जो लोहा इस्पात संयंत्र है उसका नाम है भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, ठीक है। तो ये रहेगा इसका आंसर। इन सबको एक मिलाकर एक कर दिया गया जिसका नाम रखा गया भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 48, धान का उत्पादन करने वाले क्षेत्र संबंधित है। तो भाई जो धान का उत्पादन करते हैं ना, आपने देखा होगा धान के उत्पादन में अधिकतर पॉपुलेशन की अधिक नीड होती है, क्योंकि अधिकतर काम किससे किए जाते हैं धान के उत्पादन वाले एरियाज में, हाथों से, ठीक है। तो अधिक जनसंख्या घनत्व से रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 49, नगरीकरण की अवस्था दी हुई है और स्पष्टीकरण दिया गया है, आपको बताना है कहाँ पर कौन सा नगर होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो भाई सबसे पहले नगरीकरण, ये हाथ हटाते ही धुंधला हो जा रहा है, अभी 1 मिनट,
अब ठीक है, नगरीकरण, तो नगरीकरण किसे कहते हैं, उपनगरीकरण किसे कहते हैं, विनगरीकरण किसे कहते हैं, या पुण्य नगरीकरण किसे कहते हैं, पुण्य नगरीकरण किसे कहते हैं। तो देखते हैं नगरीकरण। नगरीकरण की बात करें, कुछ अधिवास आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की लागत पर विकसित होते हैं। ये अगर हम देखें ना तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और उपनगरीकरण, ये कंप्यूटर पट्टी नगरीय मूल की लागत पर विकसित होते हैं। उपनगरीकरण, नगरीकरण दोनों करेक्ट हैं। विनगरीकरण, सार भाग में जनसंख्या हानि की दर क्रमशः कम होती है और सार भाग में जनसंख्या बढ़ने लगती है। नगरीय सार भाग में जनसंख्या हानि कंप्यूटर पट्टी के जनसंख्या लाभ के अधिक होती है, ये होता है विनगरीकरण, और इसे कहते हैं पुण्य नगरीकरण, ठीक है। ये रहेगा इसका क्रम। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 50, प्रवास के परिणामों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो भाई प्रवास के परिणामों के बारे में बताना है। प्रवास के फलस्वरूप प्रवास की प्रक्रिया से जुड़े दो क्षेत्रों का जनसंख्या संसाधन जो संबंध है वो काफी बदल जाता है। नंबर 2, ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय औद्योगिक क्षेत्रों को प्रवासित करने वाले लोग खुली जगह, ताजी हवा और उत्तम आवास गृह के अभाव में कष्ट भोगते हैं। नव क्षेत्रों में उत्प्रवासियों की आहार आदतें भी बदल जाती हैं। और उपरोक्त सभी, तो आंसर आएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। प्रवास के बारे में ये सारे के सारे जो कथन है वो सही है। नेक्स्ट आता है अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक खंड निम्न में से किससे संबंधित है। तो अर्थव्यवस्था के जो अनौपचारिक खंड है, पूंजीवादी प्रकार की बाजार किस्म की अर्थव्यवस्था, तो अनौपचारिक खंड की बात करें, औपचारिक तो आपसे सीधे सीधे पूंजीवादी, टिकाऊ, स्थायी इन सब में आ जाएगा, पर बाजार किस्म की जो अर्थव्यवस्था होती है ना वो अनौपचारिक होती है, अस्थायी होती है, वो टिकाऊ भी नहीं होती, ठीक है। तो भाई वहाँ की बाजार में आपके रेट्स बदल रहते हैं, अलग अलग चीज़ें होती रहती हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से क्या अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र से देखो बाजार का प्रकार बिल्कुल ये आपका संबंध है, ठीक है। और अकुशल श्रम, कुशल श्रम शक्ति ये भी है, मतलब जो भी चीज़ अस्थायी होगी, अटिकाऊ होगी ना, वो आपके अनौपचारिक क्षेत्र से संबंधित होगी। अस्थायी और अस्थिर आय ये भी, ठीक है। बट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये आपकी इससे संबंधित नहीं, अनौपचारिक से, ये औपचारिक से संबंधित है, ओके, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 53, नगरीय विकास के संदर्भ में प्राथमिकता का सिद्धांत उन देशों के लिए सर्वाधिक प्रासंगिक है जिसका तुलनात्मक रूप से सरल अर्थव्यवस्था और जो स्थानिक ढांचा है वो सरल हो। तो प्राथमिकता की बात करें, नेक्स्ट आता है, तो इसमें देखो गाइस एक चीज़ ध्यान देना कि नगरीय विकास में जो प्राथमिकता का सिद्धांत है वो क्या कहेगा, तुलनात्मक रूप से आप उस एरिया की जो इकोनॉमी होगी और स्थानिक जो ढांचा होगा ना, जितना सरल होगा उतना ही अर्बन डेवलपमेंट के लिए वो उपयुक्त होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो आपकी गोंड है, गोंड का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो गोंड एक जनजाति थी और इसका मुख्य व्यवसाय खेती करना ही था, ठीक है। इंडिया में भी पाई जाती थी गोंड जनजाति, तो मुख्य व्यवसाय खेती करना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन गाइस, क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से कौन सबसे बड़ा है। अब क्षेत्रीय बताना हमें, सांस्कृतिक परिमंडल, सांस्कृतिक क्षेत्र, भू आकृति बिंदु। तो भाई परिमंडल जिसके पीछे लिखा होगा सांस्कृतिक परिमंडल, तो यही आपका सबसे बड़ा है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है नूतन सीमा अधिकांश स्थितियों के अंतर्गत जिन 3 अवस्थाओं के माध्यम से निर्धारित होती हैं उनका सही अनुक्रम बताइए। नूतन सीमा यानी नई सीमा, परिसीमन, सीमांकन, नियतन। तो पहला ही कथन करेक्ट है, परिसीमन, फिर उसके बाद सीमांकन किया जाता है, फिर नियतन किया जाता है। तो नूतन सीमा इन 3 अवस्थाओं के माध्यम से ही निर्धारित होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सामान्यतः सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं है। भाई सामाजिक कल्याण को जब मापा जाता है ना तो शिशु मृत्यु दर, पानी की उपलब्धता, महिला साक्षरता सबको माना जाता है, बट अपराध को इसमें शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट आता है निर्धारित आधारित मॉडल के समर्थक कौन थे। तो निर्यात है, ये निर्यात आधारित जो मॉडल था उनके समर्थक थे नॉर्थ महोदय, ठीक है। जो निर्यात आधारित मॉडल की बात करें उनके समर्थक कौन थे, नॉर्थ, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 59, कश्मीर की घाटी हिमालय में एकमात्र समतल घाट पट्टी है। इस समतल मैदान को निर्मित करने के लिए किस नदी ने अपने निक्षेप जमा किए। तो कश्मीर की घाटी में ना आपको झेलम नदी के अत्यंत सुंदर निक्षेप देखने को मिलते हैं। तो इस मैदान को निर्मित करने के लिए झेलम नदी ने अपने निक्षेप जारी किए। ये क्वेश्चन बहुत आता है, झेलम अपने सौंदर्य के लिए वहां पर काफी फेमस भी है नदी। नेक्स्ट आती है क्वेश्चन नंबर 60,
भारत के किन राज्यों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो भाई सबको पता है केरल में लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो 1093 के लगभग, तो बहुत ज़्यादा महिलाएं हैं वहाँ पुरुषों से ज़्यादा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 61, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के कौन से राज्य में जनसंख्या का निम्नतम घनत्व दर्ज किया गया है? तो भाई 2011 के अनुसार जनसंख्या के निम्नतम घनत्व की बात करें तो वो है अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 62, भारत में लोहा आयस्क के कुल उत्पादन का 85% किन राज्यों से आता है? तो लोहे का सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा उत्पादक झारखंड और उड़ीसा यही रहते हैं, कभी उड़ीसा हो जाता है कभी झारखंड हो जाता है, तो अभी फिलहाल उड़ीसा चल रहा है, तो 85% इन्हीं दोनों राज्यों से आता है भारत के लोहे आयस्क के कुल उत्पादन का, झारखंड और उड़ीसा, और इनमें काफी लोहे की खानें भी हैं। नेक्स्ट आता है स्वैच्छिक बांध्याकरण जनसंख्या नीति, ये किस पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी? भाई द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लागू हुई थी, 1956 से 1961 के बीच में थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक थी, ठीक है, तो दूसरी योजना में ही आपके स्वैच्छिक बांध्याकरण जनसंख्या नीति को लागू किया गया था। नेक्स्ट आता है भारत के उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा प्राय प्रभावित क्षेत्र है, गुजरात, कोरोमंडल, कोकण, मालाबार। तो भाई उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा प्राय प्रभावित क्षेत्र है कोरोमंडल तट, जो तमिलनाडु का आ जाता है, आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट का भी आ जाता है, तो आंसर रहेगा हमारा। बाकी देखो मालाबार, कोकण, गुजरात, ये सारे के सारे पश्चिमी तटीय के नाम हैं। पूर्व तट का आपका कोरोमंडल तट ही है, और उष्णकटिबंधीय चक्रवात पश्चिम तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर आपकी ज्यादा भयानक तबाही मचाते हैं। नेक्स्ट आता है 65, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अरब सागर शाखा की मानसून द्वारा प्रभावित नहीं होता? तो भाई अरब सागर शाखा की मानसून द्वारा जो आपका पंजाब का मैदान है, अगर हम बात करें तो मानसून की पवनें आती हैं, पश्चिमी घाट में वर्षा करती हैं, दक्षिण पठार में भी वर्षा करती है, मध्य प्रदेश में भी। जो पंजाब का मैदान है वो इसके द्वारा प्रभावित नहीं होता, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 66, सतलाकृतिक मानचित्र पर विशिष्ट बिंदुओं की ऊंचाई किसके द्वारा इंगित की जाती है? केवल स्पॉट हाइट, बेंचमार्क या त्रिभुजीकरण विधि? तो भाई हमारे जो टोपोग्राफिकल मैप होते हैं उन पर जो हम हाइट्स दिखाते हैं तो स्पॉट हाइट द्वारा भी दिखाते हैं, बेंचमार्क भी यूज करते हैं, और त्रिभुजीकरण बिंदु भी लगाए जाते हैं, तो आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 67, हिमालय का ज्यादा चौड़ा हिस्सा स्थित है हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, नागालैंड में? तो हिमालय की अधिकतर चौड़ाई की बात करें ना तो आंसर आएगा आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश तो पहले ही आपका पतला सा है, नागालैंड तो बिल्कुल नीचे की ओर है अरुणाचल प्रदेश से, तो वो नहीं रहेगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश से ज़्यादा चौड़ा तो आपका जम्मू कश्मीर है, तो आंसर इज जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट आएगा 68, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा आर्थिक रूप से सर्वाधिक विकसित है? उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र? तो भाई आर्थिक रूप की बात की जाए ना तो हमारा जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें आपका पंजाब, हरियाणा, यूपी और आपका राजस्थान और इधर मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट, हिमाचल, ये आ जाते हैं, तो ये है आपके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, गुजरात भी आता है, तो ये सब कुछ शामिल किए जाते हैं, ठीक है, आर्थिक रूप से सर्वाधिक विकसित माने जाते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 69, यदि ए बिंदु समुद्र तल से 230 मीटर, बी बिंदु 570 मीटर ऊंचा है तो दोनों के बीच क्षैतिज तुल्यता 2.0 किलोमीटर है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच निम्नलिखित प्रवणताओं में से कौन सा सही है? तो ये सब कुछ आपका निकालने के बाद गाइस जो प्रवणता होती है दोनों पॉइंट्स के बीच वो आ जाएगी आपकी 17.0%, तो ये निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 70, और यहाँ पर कुछ सैटेलाइट के नाम दिए गए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट और एग्जाम में बार बार पूछी जाती है सैटेलाइट्स के, क्योंकि देखो पीजीटी के एग्जाम में इनसेट भी आ चुका है, मेट्रियोर भी आ चुका है, गोइस भी आ चुका है और स्पोर्ट भी आ चुका है, ठीक है। पूछता है कि निम्न में से कौन सी किसकी सैटेलाइट है, तो यहाँ पर देख लो, ये इन्हें नोट डाउन कर लेना। स्पोर्ट भाई फ्रांस की सैटेलाइट है, गोस आपकी यूएसए की है, और मैट्रियर आपकी रसिया की है, और इनसेट इंडिया की है, ठीक है, तो इन सबको आप याद रखोगे। इनसेट इंडिया की, स्पोर्ट आपकी फ्रांस की, गोइस आपकी यूएसए और मैट्रियर रसिया की।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 71, मानचित्र पर नगरीय जनसंख्या दर्शाने के लिए कौन सी जो टेक्निक है वो उपयुक्त है। तो भाई नगरीय जनसंख्या दर्शाने के लिए वृत्त, विभाजित वृत्त, गोला, तो ये सारे तो आपकी अगर हम बात करें ना प्रतिशत दिखाने के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है, तीनों की तीनों प्रतिशत दिखाना हो ना तब। और नगरीय जनसंख्या ये आपकी प्रतिशत में तो होती ही नहीं है, तो नगरीय जनसंख्या दर्शाने के लिए इनमें से अगर हम बात करें तो हेशूर के द्वारा दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखते हैं, समुच्चय रेखी मानचित्र समान रेखा मानचित्र है, समान रेखा एक समान मान की रेखाएं हैं, तो कौन सा सही नहीं है हमें बताना है। तो भाई ये समान रेखाएं मानचित्र है, बिल्कुल ठीक, और ये भी एक समान मान की रेखाएं, ये भी ठीक है। समान रेखा तकनीक प्रशासनिक सीमाओं का हमेशा ध्यान रखती है, क्यों भाई, क्यों रखेगी, ये क्यों ध्यान रखेंगे, अरे क्या कोई कानून चल रहा है, तो ये इस चीज़ की गलत है। जब भी हम टोपोग्राफिकल मैप में समान रेखाएं या हैस्यूर से समोच्चय रेखाएं खींचते थे, हम क्या किसी लाइन का ध्यान रखते थे, नहीं ना, तो ये समझ लेना इस चीज़ को, ठीक है। तो यही रॉन्ग फैक्ट है। समान रेखा तकनीकी सतत आंकड़ों के लिए उपयुक्त है, आंकड़ों के लिए उपयुक्त है, जहाँ जहाँ से हमने खींच दी वहाँ वहाँ हमें पता चल जाता था भाई ये 200 मीटर वाली है, 300 मीटर वाली है, इस तरीके से, है ना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 73, कथनों पर विचार कीजिए और कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो, मरुस्थल, कच्छ और पहाड़ी क्षेत्र जनसंख्या के नकारात्मक क्षेत्रों के रूप में माने जाते हैं, तो भाई सही उत्तर का चयन करना, तो ये तो बिल्कुल आपका ठीक है। मरुस्थल में और कच्छ में और पहाड़ी एरियाज में जो पॉपुलेशन है वो कम पाई जाती है। नेक्स्ट, जनसंख्या का वितरण दर्शाने के लिए बिंदु पद्धति श्रेष्ठ पद्धति मानी जाती है, तो ये ठीक है कि बिंदु पद्धति को माना, ठीक है। तो भाई बिंदु पद्धति को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है पॉपुलेशन दिखाने के लिए, हम सब ने डॉट डॉट लगा के पॉपुलेशन दिखाई भी है प्रैक्टिकल में। अगला पढ़ते हैं, बिंदु पद्धति को आयु और लिंग अनुपात दर्शाने के लिए उपयोग किया जा सकता, बिल्कुल नहीं भाई, क्योंकि आयु और लिंग में है ना कहीं कंपैरिजन होता है, और बिंदु विधि के द्वारा हम डॉट मेथड से कंपैरिजन को शो नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है, बिंदु मानचित्र को समान रेखा मानचित्र में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल करेक्ट। डॉट मेथड को आप समान रेखाओं में कभी भी स्थानांतरित नहीं कर सकते, हाँ नहीं कर सकते, बिल्कुल करेक्ट दी हुई है ये लाइन। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, ये तीनों आपके करेक्ट है, ठीक है, ये तीनों करेक्ट है। जो सी पॉइंट है ये हमारा रॉन्ग है। आगे चलते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट आता है भाई क्वेश्चन नंबर 74, वितरण में असमानता दर्शाने के लिए क्या सर्वाधिक उपयुक्त है। भाई वितरण में अगर असमानता दिखानी है ना तो लॉरेंज वक्र का यूज किया जाता है, प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। वितरण में अगर हमें असमानता दिखानी है तो लॉरेंज वक्र का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 75 और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो गाइस जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना, और न्यू हो चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। आंकड़ा समुच्चय 0, 50, 100, 150, 250, 450, 500, इनका सही ज्यामितीय माध्य क्या है। तो इनकी ज्यामितीय माध्य की बात करेंगे ना तो वो आपका 0 रहेगा। तो ये थे 75 क्वेश्चंस, ठीक है। वेगनर का प्रवाह सिद्धांत यानी ड्रिफ्ट थ्योरी मुख्य रूप से निम्न को स्पष्ट करने के लिए निरूपित किया गया था। हिमयुग, सतलाकृतियों का वितरण, मुख्य जलवायु परिवर्तन, तटीय प्रदेशों की भूवैज्ञानिक समानताएं। तो यहाँ पर आप सोचोगे कि सतलाकृतियों के वितरण के लिए किया गया था ड्रिफ्ट थ्योरी, तटीय प्रदेशों की भूवैज्ञानिक समानताओं के लिए, बट यहाँ पर आंसर आपका मुख्य जलवायु परिवर्तन होगा गाइस। जो आपकी ड्रिफ्ट थ्योरी थी ना वो मुख्य जलवायु परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए निरूपित की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, और ये आपका पेपर ही है, और इस पेपर का भी जो आंसर माना गया था आंसर की में सी ही आया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा समूह अपरदन द्वारा उत्पन्न हुआ है। अपरदन के द्वारा यानी कौन सी सतलाकृतियां बनी है, इनमें से ड्रमलिन्स, फ्योर्ड्स, अरेत, एस्कर्स, आउटवॉश मैदान, हिमोड। अगर हम बात करें ना ये आपकी जो निक्षेपण से बनी हुई है, वी आकार की घाटी, सर्क, लेविस, ठीक है, पलाया, पिनेकल्स और विल्यरंध्र, ये जो आपकी सतलाकृति है इनका निर्माण अपरदन के द्वारा हुआ है। बाकी इनमें कोई ना कोई सतलाकृति ऐसी है जो कि आपकी किससे बनी है, निक्षेपण से बनी है, पर ये तीनों की तीनों आपकी अपरदन के द्वारा निर्मित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा परम महाद्वीप था। तो भाई यूरेशिया था, यूरोप प्लस एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप इसे ही माना गया था और पहले नंबर पर इसे जगह दी गई थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, आनत शैल स्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा निम्न में से क्या होती है। नतिलंब, नत, डिप, नतिलंब। तो देखो आपको इस चीज को ध्यान रखना है, तो आपको किस तरीके से पूछेगा एग्जामिनर, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान से देखना।
यहाँ पर बात करें ना, आनत शैल स्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा, तो देखो शैल स्तर यानी बेस लेवल, और इस पर क्षैतिज रेखा की जो दिशा है, क्षैतिज रेखा की दिशा है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कई बच्चे डीप पॉइंट समझ लेते हैं, पर ये डीप नहीं होता, नतिलंब होता है, स्ट्राइक होता है, ठीक है। तो इसे कहेंगे नतिलंब, यानी उस पर जो लंब पड़ा, जो इसकी दिशा को पूछा गया है, क्षैतिज रेखा की दिशा को, तो इसे नतिलंब कहा जाता है। ये अभिनति, अवनति, ये सारे के सारे आपको जानते ही होंगे, अभिनति अपनति क्या होता है, ठीक है। तो एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन, ये सारा मैंने आपको करवा रखा है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, सुंडा प्रायद्वीप किस कारण प्रशांत महासागर में निमग्न हुआ था? तो वही प्लेटो की निर्माणकारी गतिविधियां, विनाशकारी, या प्लेटो का सागर में निमज्जन। निमज्जन होता है डूबना, प्लेटो के कुछ भाग का सागर में डूबना, या समुद्र तल प्रसार। तो जो सुंडा प्रायद्वीप है ये आपका हिंद महासागर में पड़ता है, ठीक है, और कुछ पार्ट इसका प्रशांत महासागर में भी आता है सुंडा प्रायद्वीप। सुंडा गर्त तो आपका हिंद महासागर में है, आई थिंक सुंडा प्रायद्वीप आपका प्रशांत महासागर में है। तो ये इसमें निमग्न हुआ था भाई, क्योंकि प्लेट जो थी, प्लेटो का सागर में निमज्जन हो गया था, वो डूब गई थी प्लेटो का कुछ पार्ट, तो उसी से ही सुंडा प्रायद्वीप का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट आते हैं, ये आपके फोर्सेस हैं, तो देखते हैं ध्यान से भाई। आपकी एंडोजेनेटिक फोर्स, जियोसिंक्लाइन, वैदरिंग, वैदरिंग क्या होता है, और महाद्वीपीय विस्थापन। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की बात करें, एंडोजेनेटिक फोर्सेस की बात करें, तो इसका सीधा आंसर आ जाएगा ओरेजेनेसिस। जो ओरेजेनेसिस फोर्सेस होते हैं एंडोजेनेटिक में आती हैं। जियोसिंक्लाइन की बात करें गाइस, जियो जो सिंक्लाइन था भूमध्य सागर, ठीक है, जियो सिंक्लाइन भूमध्य सागर। वैदरिंग, वैदरिंग से आपका एक्सफोलिनेशन संबंधित है, ठीक है, एक्सफोलिएशन आपका वैदरिंग से संबंधित अपक्षय से। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में आपके दो ही पार्ट हुए थे, आपका लोरेशिया आया था, ठीक है, आपका गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, और इसमें लोरेशिया हो गया था एक, तो इसको ये लोरेशिया आपका महाद्वीपीय विस्थापन की थ्योरी से रिलेटेड है। तो ये सारे वर्ड है जो किस किस से रिलेटेड आपको बताने थे, एंडोजेनेटिक ओरिजिनेसिस, जियोसिंक्लाइन भूमध्य सागर से, वैदरिंग एक्सफोलिएशन से, और महाद्वीपीय विस्थापन आपका लोरेशिया से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर आपको कुछ जिग्सोफिट, भू सेतु, जैविक साक्ष्य, ये कहीं ना कहीं आपके महाद्वीपीय विस्थापन की थ्योरी से ही रिलेटेड है। चलो देख लेते हैं। जीवाश्म साक्ष्य, भाई जीवाश्म साक्ष्य देते हैं लिस्ट्रोसोरस जीवाश्म, ठीक है, देखो पीछे लिखा हुआ भी है जीवाश्म। लिस्ट्रोसोरस के जो जीवाश्म थे उनसे हमें मिले हैं जीवाश्मीय साक्ष्य। जैविक साक्ष्य मिले हमें ग्लासोपेट्रिस से, जैविक यानी पौधे वाले, तो ग्लासोपेट्रिस से मिले हैं जैविक साक्ष्य। जिग्सोफिट, ये जिग्सोफिट जो साक्ष्य है ये मिला हमें दक्षिण और अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट को अफ्रीका के पश्चिमी तट से जब मिलाया जाता है ना, तो दोनों की जो बाउंड्री है अंध महासागर की साइड वाली, दोनों बिल्कुल फिट बैठती है, जिसे बोलते हैं जिग्सोफिट साक्ष्य। ये सारे प्रूफ थे जो कि वैगनर महोदय ने दिए थे अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सारे के सारे उसने ये प्रूफ डाले थे कि भाई इस तरीके के जैविक साक्ष्य हैं, जिग्सोफिट साक्ष्य है मेरे पास, जीवाश्म साक्ष्य हैं, और भू सेतु मार्सुपियंस, ठीक है, भू सेतु मार्सुपियंस। तो आप इन सारे साक्ष्यों को याद रखोगे, ये फेवर में थे, ये सारी चीजें फेवर में थी किसकी? कॉन्टिनेंटल थ्योरी की, वैगनर महोदय की कॉन्टिनेंटल थ्योरी के फेवर में थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, भारत और एशिया का निकटतम भाग जिन विवर्तनिक पट्टिकाओं यानी प्लेट पर सवार है वो निम्नलिखित दर पर टकरा रही है। तो भाई आपको बताना वो निम्नलिखित दर पर किस दर पर टकरा रही है भारत, और उसकी बात करें तो ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई हुई भी थी, पेड कोर्स में भी, और आई थिंक यूट्यूब चैनल पर भी पढ़ा रखा है भाई। आपकी मैंने बताया था कि जो आपकी यूरेशियाई प्लेट है वो इंडियन प्लेट की ओर आ रही है, मूवमेंट कर रही है, और इंडियन प्लेट यूरेशियाई प्लेट की ओर आ रही है, ऊपर से यूरेशियाई प्लेट आ रही है, नीचे से इंडियन प्लेट, आपस में दोनों में टकराव हो रहा है। तो ये वही चीज़ बता रहा है कि निम्नलिखित दर से वो टकरा रही है। तो मैंने बताया था भाई 5 सेंटीमीटर पर ईयर कि उससे वो टकरा रही है, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर कहीं पर भी नहीं है, बट फिर भी देखो प्रति वर्ष 1 से 10 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर कहीं ना कहीं इसके बीच वाला होगा, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट माना जाएगा। तो इस तरीके से, ठीक है गाइस, अगर कोई स्टूडेंट पीजीटी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स लेना चाहते हो तो पेड कोर्स में आपके सारे के सारे टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट अवेलेबल हैं, सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है। और आप एस्टेट पीजीटी अब भी पेड कोर्स लेते हो तो एस्टेट पीजीटी आपका इजीली कवर अप हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं खुद देती हूँ। तो यहाँ पर ये बताने का मोटिव सिर्फ इतना है कि किसी भी बच्चे को ये ना लगे कि मेरी तैयारी नहीं हो पाई, मुझे कंटेंट ना मिले, तो आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, सारे रिकॉर्डेड सेक्शन होगा पीजीटी और नेट ज्योग्राफी में। तो क्योंकि आगे केवीएस भी आ रहा है, एचटेट स्क्रीनिंग का एग्जाम भी होगा, तो उन सब के लिए आपके लिए पेड कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो इसे कर लेना, बाकी आप आगे आपकी मर्जी है। यूट्यूब पर तो हम चेक कर ही रहे हैं काम, है ना।
नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 9, ग्रामीण अधिवास या बस्ती का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। जो ग्रामीण अधिवास की बात करें या बस्ती का जो सिद्धांत है ये किसने प्रतिपादित किया, तो यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस, नोट सेलेक्ट, तो इसकी बात करें तो ये थे मीट जैन। कौन थे? मीट जैन। मीट जैन महोदय थे जिन्होंने ग्रामीण अधिवास का सिद्धांत या बस्ती का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट आता है प्लेट टेक्टोनिक की संकल्पना की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो ये अलग अलग क्वेश्चन है भाई। हैरी हैस ने अलग काम किया था। टुजो विल्सन ने क्या किया? टुजो विल्सन ने आपकी सबसे पहले प्लेट वर्ड को दिया था। प्लेट शब्द को देने वाले टुजो विल्सन थे। हैरी हैस थे जिन्होंने एक थ्योरी के रूप में इसे दिया। प्रतिपादित किसने किया था? मॉर्गन ने। WJ मॉर्गन ने इस थ्योरी को, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो तीनों अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं, तीनों को याद रखना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11, ज्वालामुखी और प्लेट उपांत यानी मार्जिन्स यानी किनारे, प्लेट के जो किनारे उनके बीच घनिष्ठ संबंध होता है। ज्वालामुखी, बिल्कुल राइट, होता है भाई संबंध, क्योंकि प्लेटों के किनारों पर ही ज्वालामुखी और भूकंप जैसी क्रियाएं होती हैं। विश्व के लगभग 80% ज्वालामुखी अभिसारी प्लेट सीमाओं यानी कन्वर्जेंट लैंड प्लेट बाउंड्रीज से संबंधित होती है। बिल्कुल करेक्ट। अभिसारी यानी जब एक दूसरे के निकट आती हैं, तो जो विश्व के 80% जो ज्वालामुखी या भूकंप आते हैं गाइस, वो इन्हीं प्लेटों के किनारे पर आते हैं, क्योंकि प्लेटों के किनारों पर ही आपकी दोनों का घनिष्ठ संबंध होता है। तो दोनों कथन करेक्ट हैं और दोनों ही एक दूसरे को परिभाषित भी कर रहे हैं, सही स्पष्टीकरण दे रहे हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, निक स्थल यानी निक पॉइंट का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है। तो निक पॉइंट कहते हैं गाइस नदी पुनर्युवन। या मान लो कोई रिवर निकली और वो बहती चली गई और लास्ट स्टेज में जैसे ही वो समुद्र में मिलने वाली थी, तो कहीं और से उसमें अचानक से बहुत ज़्यादा पानी आ गया और फिर से वो नदी धरातल को काटने लगी, तो इसे कहते हैं क्या? नदी का पुनर्युवन, यानी नदी दोबारा से जवान हो गई है ना। नदी में पानी की मात्रा आ गई, नदी दोबारा से जवान हो गई, तो इसे कहते हैं नदी पुनर्युवन। और निक पॉइंट यहाँ पर ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, कावेरी नदी जैसे ही तमिलनाडु में प्रवेश करती है तो किस जलप्रपात का निर्माण होता है। तो कावेरी नदी जैसे ही तमिलनाडु में एंटर करती है तो होगे नाका जो वाटरफॉल है वो बनाती है। ठीक है, जोग वाटरफॉल भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल शरावती नदी पर है, कर्नाटक राज्य में। मैंने वाटरफॉल से रिलेटेड कल ही एक वीडियो डाली थी, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, प्रायद्वीप निम्नलिखित का अधिकांश भाग बनाते हैं। इटली और डेनमार्क का, पोलैंड और फ्रांस का, आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और चेक गणतंत्र। तो प्रायद्वीप किसका अधिकांश भाग बनाते हैं? तो भाई इटली और जो डेनमार्क है। आप देखोगे ना तो इटली की कुछ इस तरीके की संरचना है, यहाँ पर भूमध्य सागर है और इस तरीके से इटली है और डेनमार्क भी आता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ज़्यादातर पार्ट प्रायद्वीप क्या होते हैं? जो भाई लैंड का वो पार्ट जो तीन ओर से पानी के द्वारा घिरा हो और एक ओर से लैंड के द्वारा कवरअप हुआ हो। जैसे दक्षिण भारत का पठार, एक तरफ अरब सागर, एक तरफ बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर और उत्तरी पार्ट किससे? इंडिया के द्वारा भारत के विशाल मैदान से जुड़ा हुआ है। तो प्रायद्वीपीय पठार, समझ में आ गया ना आपको? ठीक है, तो ये होते हैं प्रायद्वीप। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, टोर्नेडो अधिकांश तौर पर किस दौरान आते हैं? तो भाई ये ज़्यादातर आपके मध्याह्न में आते हैं, यानी अगर हम बात करें तो थोड़ा दोपहर के बाद वाला टाइम, थोड़ा सा बाद मध्याह्न। ठीक है, समझ गए ना? तो उस दौरान आते हैं टोर्नेडो, क्योंकि दोपहर तक तो आपकी हवाएं धीरे धीरे चलना शुरू होती हैं, फिर आपकी ज़्यादा हवाएं चलती है, इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16, यूएस के कौन से शहर में कैटरीना तूफान आया था? भाई न्यू ऑरलिंस। ठीक है, यूएस के न्यू ऑरलिंस में कैटरीना तूफान आया था, इसको आप याद रखोगे, करंट का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, साफ आसमान के दिन जब सूर्य एकदम सिर के ऊपर होता है सभी दिशाओं में नीला आसमान देखा जा सकता है। दृष्टिगत प्रकाश की ज्यादा लंबी तरंग दैर्घ्य लघु तरंग दैर्घ्यों की तुलना में ज्यादा छितराती है। देखो, साफ आसमान होगा तो हमें सूर्य एकदम अपने सिर के ऊपर दिखेगा और सभी दिशाओं में नीला आसमान देखा जा सकता है, ये तो कॉमन सी बात है, सबको पता है। दृष्टिगत प्रकाश की ज्यादा लंबी जो तरंग दैर्घ्य है लघु तरंग दैर्घ्य की तुलना में ज्यादा छितराती है, ये रॉन्ग फैक्ट है, तो ए सही है और गलत है। नेक्स्ट आता है ओजोन छिद्र किसके ऊपर है? तो ओजोन छिद्र सबको पता है भाई, अंटार्कटिका के ऊपर है और ये छिद्र अब तकरीबन आपका भरने वाला है, तो इतना अब ये बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि CFC के प्रोडक्ट्स पर, उत्पादों पर काफ़ी हद तक रोक लगा दी गई है और इसी वजह से जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है उसके ऊपर ये ओजोन छिद्र है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19, अचानक वायु का प्रचंड झोंका और जो 1 या 2 मिनट रहता है और सामान्यतः वर्षा और ओलों के साथ फिर शांत हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? गरज वाले तूफान,
वायु का प्रचंड झोंका, बर्फानी तूफान, धवल तुषार, जहाँ वर्षा और ओले के बाद फिर ये शांत हो जाता है, तो इसे अल्पकालिक झंझा कहते हैं। अल्पकालिक झंझा यानी थोड़े टाइम के लिए वर्षा भी हो गई, ओले भी गिर गए, ठीक है, और वायु भी आ गई, उसका प्रचंड हवा तेज भी आ गई, इसे कहेंगे अल्पकालिक झंझा। ठीक है, याद रखना क्या कहलाएगा, अल्पकालिक झंझा। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 20। बंगाल और निकटवर्ती बिहार, उड़ीसा और असम के राज्यों के गरज वाले तूफान नॉर्थ वेस्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट कथन है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, नॉर्थ वेस्टर किसे कहते हैं। तो नॉर्थ वेस्टर क्या होते हैं भाई, बंगाल और बिहार, उड़ीसा और असम के राज्य में जो तूफान आते हैं उन्हें नॉर्थ वेस्टर कहते हैं। अल्पकालिक झंझा और चक्रवात मुख्य रूप से उत्तर पूर्व से आते हैं। तो पहली बात तो ये दोनों आपस में दूर दूर तक भी कोई कनेक्ट नहीं हो रहा है ना, उत्तर पूर्व से आते हैं, क्योंकि ये सारे आपके उत्तर पूर्वी राज्य थोड़ी ना है। उड़ीसा आपका उत्तर पूर्वी राज्य थोड़ी ना, बिहार भी उत्तर पूर्वी राज्य नहीं है, बंगाल भी नहीं है, तो बस आपका असम उत्तर पूर्वी राज्य है इसमें। तो ये पहले तो ये दोनों एक दूसरे को रिलेट नहीं करता। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो हमारा गलत ही हो गया। अब दूसरी बात देखो, अल्पकालिक जो झंझा होती है या साइक्लोन होते हैं मुख्य रूप से उत्तर पूर्व से आते हैं। ये बिल्कुल रॉन्ग फैक्ट है, जरूरी थोड़ी ना ये उत्तर पूर्व से थोड़ी ना आते हैं। ज़्यादातर जो आपके चक्रवात होती हैं ये आपके बंगाल की खाड़ी में उठते हैं, तो बंगाल खाड़ी उत्तर पूर्व की ओर थोड़ी ना पूर्व की ओर है। तो यहाँ पर ए कथन करेक्ट और आर रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 21। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सघन निचला भाग होता है, बिल्कुल करेक्ट, जिसमें तमाम मौसमी घटनाएं होती है जैसे संघनन और तूफान, ये भी करेक्ट। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय तापमान घटता है, ये भी करेक्ट। पर ये दोनों आप चीजें आपस में रिलेट कहाँ कर रही हैं, दोनों चीजें करेक्ट है पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। एक चीज ऊपर वाले स्टेटमेंट में अलग बात की गई है, नीचे वाले स्टेटमेंट में अलग बात की गई है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22। जेट धाराएं मौसम संबंधी घटनाओं जैसे कि चक्रवात, हरिकेन और टाइफून को तीव्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तब जेट धाराएं सतह वायु तंत्रों और व्यवस्थाओं के साथ हस्तक्षेप करती है तो प्रचंड तूफान आते हैं, और जब ये प्रचंड तूफान लाती हैं तो वो प्रचंड तूफान आपकी चक्रवात, हरिकेन और टाइफून उनको तेज करने में अदा करते हैं। तो बिल्कुल दोनों कथन करेक्ट हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या भी प्रस्तुत कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा महासागर प्लेट विवर्तन की गति की वजह से फैल रहा है। गाइस बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, आंसर होगा अटलांटिक महासागर। प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से ये फैल रहा है, तो अटलांटिक महासागर इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट आता है ये धाराएं हैं जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, आयोशिवो, पेरू, अलास्का, क्यूरोशिवो, सारी की सारी आपकी करंट इंपोर्टेंट है। आयोशिवो की धारा कम चटका प्रायद्वीप के पास से बहती है। ठीक है, पेरू की धारा आपकी लैटिन अमेरिका का जो पश्चिमी तट है वहां से बहती है। पेरू की धारा जिसका दूसरा नाम हम्बोल्ट की धारा भी कहते हैं। अलास्का की धारा ब्रिटिश कोलंबिया, और क्यूरोशिवो की धारा जापान के अंदर। ठीक है, इन सबको आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, किस गहरे लैगून द्वारा मुख्य भूमि या अंतर्देशीय तट से अलग थलग की गई शैल भीति यानी रीफ निम्न में से क्या कहलाती है। तो भाई देखो, किससे अलग थलग कर दी, तट से यानी कोस्टल एरिया से अलग कर दिए वो रीफ। तो रोधिका क्या थी हमारी रोधिका, जब आपकी जो किसी जुड़ जाती है सेडिमेंट आपस में जुड़ जाते, समुद्र के अंदर तक चले जाते और तट से अलग हो जाते, तो उसे रोधिका कहते हैं ना। तो ये वही है रोधिका प्रवाल भीति, इसे आप याद रखोगे, समुद्र द्वारा बनाई गई सतलाकृतियों में आता है ये। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 26। समुद्र तल स्तर में भूमंडलीय यह परिवर्तन निम्न में से किस कारण से होता है। तो सी लेवल में आपकी बात करें भूमंडलीय जो परिवर्तन होता है, सुस्थितिक परिवर्तन, समस्थितिक व जलवायुगत और पटल विरूपण। तो सी लेवल की बात करें तो सुस्थितिक चेंजमेंट होती है, भूमंडलीय जो परिवर्तन होता है सुस्थितिक परिवर्तन उसे माना जाता है इसी का कारण। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27। यूरोप का पश्चिमी तट लैब्राडोर उत्तरी अमेरिका एक ही अक्षांश पर है। जो यूरोप का पश्चिमी तट है और जो लैब्राडोर है उत्तरी अमेरिका का जो लैब्राडोर है एक ही अक्षांश पर है, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन यूरोप के पश्चिमी तट पर 9 महीने तक बर्फ जमी नहीं रहती और लैब्राडोर पर 9 महीने तक बर्फ जमी रहती है, ये भी करेक्ट है। गल्फ स्ट्रीम उष्ण धारा में, यूके उष्ण धारा में है और लैब्राडोर शीतल धारा में। तो गाइस यहाँ पर तो इस क्वेश्चन की बात करें ना, ये सारे के सारे स्टेटमेंट पहली बात तो दोनों करेक्ट है। और यूरोप का जो पश्चिमी तट है उस पर बर्फ क्यों नहीं जमती, गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा की वजह से। और इसी गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा को यूरोप का कंबल भी कहते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, यूरोप का कंबल किस धारा को कहते हैं, तो गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा को।
और भाई लैब्राडोर जो धारा है वो बिल्कुल चिल्ड धारा है पानी की, और ये आपकी धारा कहाँ बहती है, ये लैब्राडोर के पास बहती है। ठीक है, तो ये इस लैब्राडोर की धारा के कारण वहाँ 9 महीने बर्फ़ जमी रहती है, और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा के कारण वहाँ पश्चिमी तट पर 9 महीने बर्फ़ नहीं जमती। तो दोनों कथन एक दूसरे को स्पष्ट करते हैं, सही स्पष्टीकरण है, और आपकी क्या है, दोनों के दोनों कथन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हम देखें तो भाई बिल्कुल सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट आता है कल्याण मूलक भूगोल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इतनी लंबी स्टेटमेंट ना पढ़ के हम पढ़ ही लेते हैं। ये इस पर विचार करता है कि किसे कहाँ कहाँ और कैसे मिलता है। बिल्कुल ठीक, कल्याण तभी तो होगा जब एक चीज़ हमें सभी में आपस में बिल्कुल अच्छी तरीके से बटेगी। यह गरीबी संसाधनों और नागरिक सुविधाओं के स्थानगत वितरण के अधिक दिलचस्पी लेता है। बिल्कुल ठीक, ये गरीबी की ओर कि भाई गरीबों को भी संसाधनों के उचित अवसर मिले, हर एक नागरिक को सारी सुविधाएं मिले। यह भूगोल में प्रत्यक्षवाद के खिलाफ प्रतिक्रिया का ही एक भाग था। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ये तीनों कल्याण मूलक भूगोल के बारे में है। यह वर्तमान में आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाने के प्रयास करता रहता है। ये रॉन्ग फैक्ट है इसके बारे में। कल्याण मूलक भूगोल सिर्फ इतना था कि जितने भी संसाधन हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, हर एक नागरिक को उसका लाभ मिले, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई संसाधन केवल अमीरों तक समेट कर रह जाए, यानी किस तरीके से समाज का कल्याण हो, ऐसा भूगोल कि जो कि समाज का कल्याण कर सके। तो वो था आपका कल्याण मूलक भूगोल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किसको परिमाणात्मक क्रांति का विरोधी माना जाता है। तो भाई परिमाणात्मक क्रांति के जो विरोधी माने गए थे ना, स्टाम्प महोदय जिन्होंने ब्रिटेन में काफ़ी वर्क भी किया था। ब्रिटेन से रिलेटेड अगर कुछ भी पूछा जाए तो आप स्टाम्प महोदय आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30, आपको रोंग चुनना है। हर्बर्टसन मुख्य प्राकृतिक क्षेत्र, रॉबर्ट मिल प्राकृतिक क्षेत्र, हागेट का मानव भूगोल में स्थानगत विश्लेषण, स्टाम्प। अब देखो स्टाम्प का आ गया भूगोल शिक्षण के सीमांत, ये रोंग है, बाकी ये तीनों करेक्ट है। ठीक है, ये तीनों करेक्ट है, स्टाम्प वाला रोंग है। नेक्स्ट आता है पैराडियम से रिलेटेड क्वेश्चन आया, आपको कुहन करना है। पैराडियम से कुछ भी क्वेश्चन आए कुहन करोगे। कुहन का था फेमस पैराडियम, इसी का था, इन्होंने पैराडियम की अवधारणा दी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और इसका आंसर कुहन रहेगा गाइस। आंख बंद करके कुहन दिखा हुआ मिले, कुहन कर देना। नेक्स्ट आता है, यहाँ पर आपके पास कुछ बुक्स हैं और यहाँ पर राइटर हैं, देखते हैं। द 100 Years ऑफ ज्योग्राफी, उसके साथ साथ ज्योग्राफी इन द 28th सेंचुरी, ये आपका टेलर महोदय की थी। 20 इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, 28 पता नहीं क्या लिखा हुआ, 20, हम तो 20 बोलती मैं तो। ज्योग्राफी इन द 20th सेंचुरी ग्रिफिथ टेलर महोदय की थी, जिन्होंने आपका रुको और जाओ निश्चयवाद भी दिया था, नियतिवाद भी। ठीक है, मैन एंड नेचर की बात करें, मैन एंड नेचर मार्क्स की थी, और सैंपल की थी भाई फेमस इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिक इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिक इन्वायरमेंट, ये सैंपल की थी, जो कि रेड जेल की स्टूडेंट थी, और द 100 Years ऑफ फ्रीमैन की थी। ठीक है, तो इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करूँ, एक तो ज्योग्राफिक इन्वायरमेंट है जो बार बार एग्जाम में आती है, और एक ये है 20th सेंचुरी, ये दोनों बार बार रिपीट होती है एग्जाम में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33, धारणीय विकास की अवधारणा निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। भाई जो धारणीय डेवलपमेंट था ना, वो था कि भाई जो भी जितने भी संसाधन हैं उसका जो यूज़ हो ना हर पीढ़ी कर सके, है ना। तो अंत्य पीढ़ी हस्तांतरणीयता, सामाजिक न्याय, सबको बराबर चीज़ें मिले, सामाजिक न्याय हो सबके साथ, और सबकी एक बराबर जिम्मेदारी हो, तो ये था। ठीक है, ये अलग अलग ना होकर ये सारी ही जिम्मेदारी थी, यही थी धारणीय विकास की अवधारणा ज्योग्राफी के अंदर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा थीमेटिक मैप नहीं है। थीमेटिक मैप कौन से होते हैं, जैसे आपको किसी चीज़ का वितरण दिखाना है, घनत्व दिखाना है, या आपको कोई भी फसल का वितरण दिखाना, उत्पादन क्षेत्र दिखाने, तो इस तरीके के जो मैप होते हैं उन्हें बोलते हैं थीमेटिक मैप। समझ गए, तो इसे क्या बोलते हैं, थीमेटिक मैप। बट ये जो है आपका टोपोग्राफिकल मैप, ये आपका थीमेटिक मैप नहीं है। 1:50,000 पर सतलाकृतिक मैप, यहाँ पर हम किसी चीज़ का वितरण नहीं दिखा रहे, हम जो चीज़ वहाँ पर होगी वो दिखा रहे हैं। बट अगर आप गेहूं का वितरण दिखाओ, चावल का वितरण दिखा रहे हो, जनसंख्या पॉपुलेशन दिखा रहे हो, घनत्व दिखा रहे हो, तो इन सब चीज़ों को दिखाने वाले जो मैप्स होते हैं वो थीमेटिक मैप होते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा युग्म सही नहीं अगेन। तो भाई गडीज की थी
ला प्ले स्कूल, बिल्कुल करेक्ट। पेरी की थी पड़ोस इकाइयाँ, हार्वर्ड की थी गार्डन सिटी, ली कार्बुजे की थी सैटेलाइट सिटी, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ली कार्बुजे की सैटेलाइट सिटी नहीं थी, बाकी ये तीनों की तीनों थी। ये अर्बन ज्योग्राफी का है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36, विकासशील देशों के नगरों का भूखंड सामान्य ग्राफ पेपर पर अपने आसपास और श्रेणी के अनुसार निम्न में से कौन सा आकार लेगा। तो विकासशील देशों के नगरों की भूखंड की बात की है, नॉर्मल ग्राफ पेपर पर अपनी श्रेणी के अनुसार, तो बात भाई वो अवतल रूप लेगा। ठीक है, आंसर होगा अवतल, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस, नदी और अन्य जलाशयों से दूरी पर अवस्थित बस्तियां क्या कहलाती हैं। नदी और अन्य जलाशयों से दूरी, भाई ये कोई नदी है, इस नदी के आसपास नहीं, इनसे बहुत दूरी पर जो ये एक बस्ती है, बहुत दूर है, ये जो बस्ती है इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे सूक्ष्म बिंदु बस्ती। सूक्ष्म क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके आसपास कोई पानी नहीं होता, पानी से ये बहुत ज़्यादा दूरी पर होती है, तो इसे कहेंगे सूक्ष्म बिंदु बस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर एन सांख्यिकी का मूल्य है और ये बहुत बार पूछा जाता है, 0.00 से 0.25 तक कौन सा रहेगा। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको साथ के साथ बताती चलती हूँ। जो 0.00 से 0.025 तक होगा भाई आपका अत्यंत गुच्छित, यानी जितना कम उतनी ही अधिक आपकी क्या होगी, बस्तियां एक दूसरे के निकट होंगी। ठीक है, उतनी ही जनसंख्या घना बस्तियों में घरों की मात्रा अधिक होगी, जनसंख्या अधिक होगी, और जितना ही आपका ये बढ़ती जाएगी ना ये मात्रा, उतनी ही बिखरी बिखरी रूप में बस्तियां मिलेगी, यानी एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर। तो 0.90 से बात करें, 1.10 यादृच्छिक। ठीक है, अत्यधिक गुच्छिक यानी बहुत ज़्यादा, यादृच्छिक यानी उससे थोड़ी कम। 1.25 से 1.50 तक तो सबसे कम बिखरी हुई, और 1.95 से 2.15 तक समरूप, यानी एक दूसरे से बिल्कुल समान दूरी पर और समान रूप की। नेक्स्ट आता है भाई, ये आपका क्रिस्टालर महोदय के जो केंद्र स्थल थ्योरी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि पेड कोर्स में डिटेल में मैंने पढ़ा रखी है, क्रिस्टालर की केंद्र स्थल थ्योरी। इसमें बता रहा है कि K3 सोपान क्रम की क्रिस्टालर स्कीम में निम्न में से कौन सी दूरी ठीक नहीं बैठती, अगर K = 3 हो तो। ठीक है, यहाँ पर बताना हमें K = 3 हो तो कौन सी दूरी आपकी ठीक नहीं बैठती। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा K = ये जो 11 है, ये वाली दूरी ठीक नहीं बैठती। जब आप ये थ्योरी पढ़ोगे, जब आपको ये बिल्कुल डिटेल में समझ में आ जाएगा। K = 7 का उसने यूज़ किया था अपने सोपान क्रम में, और जब ये वैल्यू निकालता है तो 21 भी आता है और 36 भी आता है, बट 11 कहीं पर भी नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपके रेंचोज, फावेलास, कावेटिटस बस्ती, ये सारी बस्तियों के नाम है अलग अलग कंट्रीज़ में। अगर हम बात करें किस प्रकार की बस्ती को क्या कहा जाता है, तो रेंचोज कहते हैं गाइस वेनेजुएला में रेंचोज कहते हैं, फावेलास कहते हैं ब्राज़ील में, और भाई कावेटिटस कहते हैं म्यांमार में, और बस्ती हमारे भारत में। ठीक है, हमारे भारत में हम बस्ती कहते हैं, और रेंचोज कहते हैं वेनेजुएला, फावेलास कहते हैं ब्राज़ील, और कावेटिटस में म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में बड़े नगर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, छोटे और मध्यम नगरों के नियोजित विकास पर जोर दिए जाने के बावजूद वह अपेक्षित जो मानक है, जो हमारे मापने वाले यंत्र है, उनके स्तर पर आने में असफल रह रहे हैं, और जब तक वो असफल रहेंगे तब तक ये नगर आपके बढ़ते रहेंगे। तो दोनों एक दूसरे के सही व्याख्या है और दोनों कथन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, विकसित राष्ट्रों में जनसंख्या की जो वार्षिक वृद्धि दर है विकासशील राष्ट्रों की तुलना में काफ़ी कम रहती है। बिल्कुल करेक्ट भाई, विकसित देशों में आपकी जो वार्षिक वृद्धि दर है वो कम होती है विकासशील देशों की तुलना में। आर्थिक विकास का परिणाम जन्म दर में कमी है, तो कहीं ना कहीं ये फैक्ट है कि जितनी जन्म दर में कमी होगी, पॉपुलेशन जितनी कम होगी, वही देश आपके डेवलपमेंट भी हो रहे हैं, बट उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए। पर ये एक फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, तो आपके दोनों कथन करेक्ट हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट आता है, प्रवासन के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है, यानी प्रवास माइग्रेशन के बारे में क्या सही नहीं है। तो भाई हम सही कथन को ही, जो सही नहीं है ना वही मैं आपको बता देती हूँ। पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज़्यादा दूर स्थानों को स्थानांतरण करने लगती हैं। हमेशा आपने देखा होगा, अगर लेडीज़ अपनी जॉब की वजह से ट्रांसफ़र करती भी है तो वो ज़्यादा दूरी का नहीं करती, और सबसे ज़्यादा जो प्रवास करते हैं मनुष्य करते हैं। पर महिलाओं का विवाह के दौरान प्रवास होता है तो ज़्यादा महिलाओं का माना जाता है, बट रोजगार के वे में पुरुष ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पर आपका ये रॉन्ग फैक्ट था, बाकी ये सारे के सारे कथन आपके करेक्ट हैं, तो इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 हमारा हो चुका है। अब आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 44। सुमेलित कीजिए। यहाँ पर देखते हैं, प्रवश, उत्तरोत्तर मृत्यु आयु, CMR आयु, नवजात मृत्यु आयु, IMR आयु, ये सारे के सारे आपके है ना पॉपुलेशन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। अब अभी आप सोच रहे होगे IMR क्या है, CMR क्या है। ठीक है भाई, CMR यानी क्रूड
क्रूड मैटरिटी रेट कुछ इस तरीके की फुल फॉर्म है, और IMR यानी इम्यूचुअलिटी मैटरिटी रेट कुछ इस तरीके से, और प्रसव उत्तरोत्तर मृत्यु आयु यानी भाई जो बिल्कुल प्रसव होने के तुरंत बाद जो कुछ ही टाइम में मर जाते हैं, ठीक है, तो उनको माना जाता है प्रसव उत्तरोत्तर मृत्यु आयु। अब आप देखो सबसे पहले प्रसव उत्तरोत्तर मृत्यु आयु, तो भाई ये जो पैदा होने के केवल 28 दिन से लेकर 1 साल के अंदर अंदर मर जाते हैं उन बच्चों की आयु होती है CMR आयु। CMR में डाले जाते हैं आपके 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे, ठीक है। CMR में कौन से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जिनकी मृत्यु हो जाती है। नवजात मृत्यु, नवजात तो किसे कहते हैं, जो बिल्कुल छोटा बच्चा होता हो, हम कहते हैं ना नवजात शिशु आया है, तो 28 दिन से भी कम दिन का जो बच्चा मर जाता है उसे कहते हैं नवजात मृत्यु आयु। IMR जो 1 वर्ष से कम का होगा उसे IMR आयु में डाला जाता है। तो ये सारे के सारे आपके बच्चों की मृत्यु से रिलेटेड डेटा था पॉपुलेशन ज्योग्राफी का, जो इनको अलग अलग इस तरीके से निकाला जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 45, विश्व में जनसंख्या का वितरण जो है अत्यधिक असमान है। मानवीय बस्ती के लिए अनुकूल वातावरणीय जो स्थितियां हैं प्रत्येक जगह अलग अलग है, और इसी वजह से आपका जनसंख्या का वितरण भी असमान है। दोनों कथन एक दूसरे की सही व्याख्या दे रहे हैं, ठीक है। आप जोड़ के देखा करो किस तरीके से। यहाँ भाई अगर ऑप्शन देखो भाई आर व्याख्या दे रहा है तो पहले आर को पढ़ो। भाई मानव बस्तियों के लिए अनुकूल जो वातावरणीय स्थितियां है ना वो प्रत्येक जगह पर अलग अलग है, इसीलिए विश्व में जनसंख्या का वितरण भी अत्यधिक असमान है, यानी अत्यधिक अलग अलग है, यानी दोनों ठीक बैठ रही है। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से देशों का कौन सा समूह उद्योगों के लिए अनिवार्य ऊर्जा के रूप में कोयले का उपयोग नहीं करता है। भाई उद्योगों के लिए यानी ऊर्जा तो यूज कर रहे हैं बट कोयले का यूज नहीं करते। ऐसी कौन सी 2 कंट्रीज है, तो स्वीडन और इटली। यूरोप की स्वीडन और इटली जो कंट्री है वो अनिवार्य ऊर्जा के रूप में कोयले का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है 47, मत्स्य उत्पादन का सबसे बड़ा भाग कहाँ से प्राप्त होता है, मछली उत्पादन का। तो सबसे करेक्ट आंसर होगा महाद्वीपीय जलमग्न तट, यानी महासागर का वो तट जो पानी में तो डूबा रहता है पर इसकी जो गहराई होती है बहुत कम होती है, ठीक है। तो बहुत कम गहरा होता है और यहीं पर सबसे ज्यादा मछलियां पाई जाती, तो ज्यादा गहराई में घुस के कौन पालेगा, तो जो मछुआरे हैं वो इसी में जलमग्न तट से ही मछलियों को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 48, भारत के मुख्य समुद्री पतन में से किसका प्राकृतिक बंदरगाहें नहीं है। भाई कौन है इसमें से जो प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, मार्मो, गोवा, मुंबई, कोचिन, पारादीप। जो पारादीप है वो आपकी प्राकृतिक बंदरगाह में नहीं आता। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पर कुछ नगर है और उद्योग आपको बताना कौन से नगर में कौन सा उद्योग है, तो ध्यान से देखते हैं। बेंगलुरु, पीथमपुर, मैंगलोर, औरंगाबाद। तो भाई जो आपका बेंगलुरु है वो हवाई जहाज से रिलेटेड है, उनके इंस्ट्रूमेंट लगा लो या उद्योग है। मैं पीथमपुरी की बात करें तो मोटर कार से रिलेटेड है। मैंगलोर आपका मशीनी औजार से, और औरंगाबाद आपके इंजन और कोच से, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे उद्योग रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है अगेन हमें चीज़ों को मिलाना है और यहाँ पर कुछ थ्योरीज दी गई हैं और सारी की सारी थ्योरी इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखना, सारी थ्योरी के नाम आपको याद होनी चाहिए पीजीटी का या नेट का एग्जाम देने से पहले। सबसे पहले वेबर की बात करें तो औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, वेबर महोदय का न्यूनतम लागत सिद्धांत या औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, तो यही रहेगा आंसर। नेक्स्ट आता है वॉन थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत, वॉन थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत। क्रिस्टालर महोदय का केंद्रीय स्थल सिद्धांत, क्रिस्टालर महोदय का केंद्रीय स्थल सिद्धांत जो K=3, K=4 और 7 आता है वो वाला। और वीवर महोदय का फसलों का संयोजन, वीवर महोदय ने फसलों का संयोजन यानी सस्य फसल सूचांक भी निकाला था इन्होंने, बहुत सारी चीजें, सस्य विवैध्य सूचांक भी निकाला था वीवर महोदय ने, और एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है। तो ये चारों के चारों थ्योरीज पीजीटी और नेट दोनों ही बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। चारों के नाम आप अच्छी तरीके से रट लेना बस। नेक्स्ट आता है वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग का पैटर्न एक देश से दूसरे देश में अलग होता है। जनसंख्या वितरण एक देश से दूसरे देश में भिन्न होता है। तो भाई हम बात करें ना, कथन तो दोनों आपके करेक्ट है, वस्तु और सेवाओं के उपयोग का पैटर्न एक दूसरे से भिन्न होता है, बिल्कुल ठीक। एक देश में कोई वस्तु ज़्यादा, दूसरे में कोई वस्तु ज़्यादा है। जनसंख्या वितरण भी एक देश से दूसरे देश में भिन्न होता है, किसी में कोई कितनी पॉपुलेशन है, किसी में कितनी, बट ये कहीं भी दोनों चीज़ें एक दूसरे से आपस में मेल नहीं खाती। तो दोनों कथन करेक्ट तो हैं बट ये दोनों एक दूसरे को स्पष्ट नहीं करते, ठीक है, समझ गए ना। तो एक दूसरे को स्पष्ट नहीं करते। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 52, लिंच के अनुसार जो तत्व शहरी वातावरण को पहचानने में हमारी सहायता करते हैं वे हैं, तो ऐसे कौन से हैं भाई,
तत्व जो हमारे शहरी वातावरण को पहचानने में मदद करते हैं, तो पथ, सीमाएं, डिस्ट्रिक्ट, घाट, भूमि चिन्ह, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें शहरी वातावरण को पहचानने में हमारी सहायता करते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सा सिद्धांत आर्थिक कर रेंट की अवधारणा पर आधारित है? तो इनमें से आपको बताना है ऐसे कौन सी थ्योरी है जो आपकी रेंट की अवधारणा पर आधारित है। तो यहाँ पर हम देखें कृषि भूमि उपयोग, श्रेणी आकार प्रणाली, उद्भावना, इनोवेशन, वितरण, शहरी भूमि उपयोग। तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि भूमि उपयोग। तो ये जो थ्योरी है ये आर्थिक कर की अवधारणा पर आधारित है। नेक्स्ट आता है हरित क्रांति एक प्रकार तकनीकी पैकेज है जिसमें शामिल है बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्में, चकबंदी सुधार, सुनिश्चित सिंचाई सुविधा और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बीजों की जो हरित क्रांति थी, बीजों की अच्छी अच्छी किस्में आई थी, सिंचाई भी आ गई थी और उर्वरकों का भी यूज किया गया था, रासायनिक। बट चकबंदी सुधार ये अगर हम बात करें ये चीज़ इसमें शामिल नहीं हुई थी। ये एक टेक्निक पैकेज था जो कि भारत में 1960 के दशक में आया था। और एग्जैक्ट बात करें तो वही 1967 से 68 के दौरान आई थी हरित क्रांति। और हरित क्रांति इंडिया में लाने वाले MS स्वामीनाथन थे और इसीलिए इंडिया में हरित क्रांति के जो फादर कहे जाते हैं वो MS स्वामीनाथन ही कहे जाते हैं। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ पर कुछ शहर दिए गए हैं और कुछ उद्योग हैं, कलपक्कम, झरिया, मथुरा, नेपानगर। तो देखो ये नेपानगर तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। नेपानगर आपकी न्यूज़ प्रिंट के लिए फेमस है ये शहर, न्यूज़ प्रिंट के लिए। और झरिया आपको पता ही है यहाँ कोयले की खाने हैं, झरिया, बोकारो, ठीक है, रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, ये सारी आपके कोयले की खाने हैं। मथुरा आपका ऑयल रिफाइनरिंग के लिए फेमस है भाई, ऑयल यानी तेल रिफाइनरी है वहाँ पर, ठीक है, मथुरा। और कलपक्कम की बात करें तो कर्नाटक के कलपक्कम, सॉरी तमिलनाडु का है ना, आई थिंक कैगा तो कर्नाटक का है और तमिलनाडु आई थिंक तमिलनाडु या कर्नाटक में से ही है। ये कलपक्कम किसका है अभी ध्यान नहीं आ रहा। तो न्यूक्लियर प्लांट, ठीक है, कलपक्कम में आपका न्यूक्लियर प्लांट है, ठीक है, याद रख कर लेना इसको भी। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आपके 4 क्वेश्चन निकलते हैं एक ही क्वेश्चन से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 56। अधिकांश परिवहन नेटवर्क शाखाओं के रूप में फैले नेटवर्क के रूप में प्रारंभ होता है क्योंकि सार्वजनिक और निजी एजेंसी है जो उनका निर्माण करती है, उनकी प्रथम प्राथमिकता सभी बिंदुओं को जोड़ना होता है। तो भाई दोनों कथन तो ठीक है कि हाँ अधिकांश जो आपकी नेटवर्क शाखाओं के रूप में फैले नेटवर्क के रूप में ये प्रारंभ होता है क्योंकि सार्वजनिक और निजी एजेंसियाँ होती है, इनका निर्माण करती है, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट सेक्टर भी। और इसका सबसे बड़ा एम क्या होता है, सभी बिंदुओं को जोड़ना। पर ये कहीं भी एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 57। निम्न में से कौन सी सामान्य उद्देश्य प्राधिकारी अधिकारी वर्ग नहीं है? तो भाई जिला, विश्व स्वास्थ्य संगठन, भाई अधिकारी वर्ग नहीं है। तो भाई जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो आपका अधिकारी वर्ग में नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ ये भाषा परिवार दिए गए हैं, ऑस्ट्रिक परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, चीनी, तिब्बती, इंडो आर्य। तो आपको बताना है यहाँ पर ये आई थिंक जनजातियाँ हैं, संथाल, बोडो, ओराव और बोडो। तो यहाँ पर ध्यान दो इस चीज़ को, बोडो की भी दो अलग अलग है, बोडो प्राकृत और बोडो। तो ऑस्ट्रिक परिवार की बात करें तो संथाल आ जाएगी, द्रविड़ परिवार में कारुक, ओराव, चीनी तिब्बती परिवार में बोडो और इंडो आर्य परिवार में आएगी आपकी बोडो प्राकृत। ठीक है, तो इन सबको आप याद रखोगे। हाँ, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई नगरों की व्यवस्था के भीतर व्यवस्था में नगरों के अध्ययन के रूप में भूगोल को किसने परिभाषित किया था? तो बेरी महोदय ने। ठीक है, नगर के अध्ययन के रूप में भूगोल को किसने परिभाषित किया था कि भाई नगरीय ज्योग्राफी के तौर पर? तो वो थे आपके BJL बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्षेत्रीय विकास नियोजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्षेत्रीय विकास नियोजन खंडीय नियोजन से उत्पन्न क्षेत्र विषमताओं की समस्या का समाधान करता है। ये इसका एक कथन है। खंडीय नियोजन क्षेत्रीय संतुलन की उपेक्षा करता है और इसके विकास के पर ध्यान केंद्रित करता है और क्षेत्रीय विकास निर्यात क्षेत्रों की वृद्धि और विकास पर ध्यान देता है। तो ये आपका है ना
रीजनल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और दोनों कथन बिल्कुल करेक्ट है और दोनों एक दूसरे की बिल्कुल सही व्याख्या देते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है भाई, जो भी आपका डेवलपमेंट होता है वो खंडीय नियोजन की विषमताओं का समाधान करता है। छोटे लेवल पर जितनी भी आपकी विषमताएं होती हैं उन सबको कहीं ना कहीं ख़त्म करके सब में इक्वलिटी लाता है और संतुलन की उपेक्षा करता है और सबका डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करता है और क्षेत्रों की जो वृद्धि है और उनके विकास, उनके डेवलपमेंट पर पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, तो दोनों कथन करेक्ट हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 61, जियोग्राफी ऑफ पीस इंपॉर्टेंट बुक है ये, जिसमें समुद्री शक्तियों को मान देते हुए रिमलैंड का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, क्योंकि समुद्री शक्ति में हार्टलैंड के चारों ओर रिम बनाने की योग्यता है। तो ये स्पाइकमैन का था। किसका था? स्पाइकमैन का था। देखो, एक था आपका ऐतिहासिक धुरी का सिद्धांत, वो मैकेंडर का था, और ये है आपका रिमलैंड का सिद्धांत, ये स्पाइकमैन का था। ज्योग्राफी ऑफ पीस नामक बुक में इसके वर्णन किया गया। तो ये क्वेश्चन एक और ये बनता है कि किस बुक में रिमलैंड के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था? तो ज्योग्राफी ऑफ पीस में किया गया था। नेक्स्ट आता, देखो अगला क्वेश्चन मैकेंडर से ही आ गया। इन दोनों के कथन है ना एक दूसरे के बिल्कुल, जो थ्योरीज थी, हाँ, स्पाइकमैन की और मैकेंडर की एक दूसरे की बिल्कुल अपोजिट थी। मैकेंडर ने जिस आधार क्षेत्र की सह कल्पना की और उसे केंद्रीय महत्व दिया वह निम्न में से क्या था? अरब और उसके चारों ओर का क्षेत्र, मध्य अफ्रीका, पश्चिम में वोल्गा का क्षेत्र और पूर्व में पूर्वी साइबेरिया का क्षेत्र। तो भाई इन्होंने जो महत्व दिया ना कि मैकेंडर ने जिस पॉइंट एरिया की सहकल्पना की और केंद्रीय महत्व दिया, वो क्या था? वो था भाई पश्चिम में वोल्गा का क्षेत्र और पूर्व में पूर्वी साइबेरिया का एरिया। ठीक है, इसको इन्होंने काफ़ी महत्व दिया था। तो वोल्गा से लेकर यूरोप का और ये साइबेरिया वाला एशिया के एरिया को इन्होंने उठाया था, तो वर्ल्ड के मैप के अंदर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 63, नियोजन क्षेत्र सामान्यतः प्रशासनिक क्षेत्रों के अनुरूप ही होते हैं। नियोजन मीन्स ये कह सकते हो आप डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं अनदर वर्ड ऑफ डेवलपमेंट। तो भाई समरूप प्रशासनिक क्षेत्रों में योजना का क्रियावहन सुविधाजनक होता है। तो दोनों कथन है तो करेक्ट, पर कहीं ना ये एक दूसरे की व्याख्या प्रस्तुत नहीं करते। ठीक है, जो समरूप प्रशासनिक क्षेत्रों में योजना का क्रियावहन सुविधाजनक होता है और नियोजन आपका भाई प्रशासनिक क्षेत्रों के अनुरूप ही किया जाता है। बढ़िया क्वेश्चन। भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों के समूह का? आप देखो बच्चे क्या करते हैं, हरियाणा और पंजाब को तो सबको पता है भाई, भाखड़ा नांगल आपका हरियाणा पंजाब तो आते ही आते हैं, बट तीसरा स्टेट कौन सा है? तो भाई तीसरा स्टेट आता है राजस्थान। ध्यान रखना, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन तीनों राज्यों का ये संयुक्त उपक्रम है। नेक्स्ट आता है पश्चिमी घाट की श्रेणियों को स्थानीय भाषा में सह्याद्रीज कहा जाता है। ये किस राज्य में पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट की जो श्रेणी जिन्हें सह्याद्रीज कहते हैं, महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। अब मेरी तरफ से आपके लिए एक क्वेश्चन, मुझे ये बताना कि भाई महाराष्ट्र राज्य में जो महाराष्ट्र राज्य का जो तटीय किनारा है वो किस नाम से जाना जाता है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 66, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई के मुख्य स्रोतों में से एक सिंचाई है। अगर प्रायद्वीपीय भारत में बात करें ना, तो एक जो सिंचाई है वो टैंक, यहाँ टैंक मिट गया है, एक टैंक सिंचाई है, टैंक वाली सिंचाई। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं, बिल्कुल ठीक, और मौसमी होने की वजह से बेचारों को जब गर्मियों में यहाँ जब वर्षा नहीं होती तब यहाँ पर जो सिंचाई की जाती है वो टैंक सिंचाई से की जाती है। तो दोनों कथन सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी ये करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है कोई गाइस क्वेश्चन नंबर 67, भारत में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटने के अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको क्रम में लगाना है इन सब चीज़ों को, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के डेवलपमेंट में कैसे क्या चीज़ें हुई। तो भाई मैं आपको पहले बता देती हूँ। तो सबसे पहले आया था स्वच्छता अधिनियम का अधिनियम इन किया गया, फिर महत्वपूर्ण शहरों में सुधार न्यास की स्थापना की गई, फिर आपके भोरे समिति की नियुक्ति हुई, और फिर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ, TCPO, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से आपका ये पूरा डेवलपमेंट हुआ था, किसका? टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन का। पहले हमारे स्वच्छता अधिनियम का अधिनियमन किया गया, फिर महत्वपूर्ण नगरों में सुधार न्याय लिया गया, फिर भोरे समिति की नियुक्तियां हुई, और फिर आपका टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस, ये कुछ मिटा हुआ है, इसको निरूपित करने के लिए मिलियन सीट्स को निम्न संख्या में से कौन सा सही है? तो आप इसको स्किप कर दीजिए क्योंकि कुछ क्वेश्चन का पार्ट मिटा हुआ है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर भू आकृतिक मानचित्र पैमाना और समोच्च रेखा अंतराल फुट में। तो आपको बताना है कौन सा जो पैमाना है किस तरीके से होगा। मिलियन, तो भाई ये समोच्च रेखा है आपकी फुट में। तो यहाँ पर अगर मिलियन की बात करें तो मिलियन को प्रेजेंट करेंगे 500 फुट के द्वारा, 1 इंच 50, 1/4 इंच 250, आधार इंच 100। ठीक है, 1 इंच 50, आपका 1/4 इंच
250, आधार इंच 100 और मिलियन 500 फुट। नेक्स्ट आता है प्लैनीमीटर, पेंटोग्राफ, बैरोमीटर, एलिनोमीटर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्लैनीमीटर की, तो चलिए करते हैं इसको भी सोल्व। प्लैनीमीटर की बात करें तो मानचित्र का क्षेत्र माप, बिल्कुल करेक्ट रहेगा, मानचित्र का क्षेत्र माप। पेंटोग्राफ की बात करें तो भाई जो आपका मानचित्र का संकुचन और जो विस्तार दिखाया जाता है पेंटोग्राफ के द्वारा दिखाया जाता है। बैरोमीटर किसी भी स्थान के वायुदाब को प्रेजेंट किया जाता है बैरोमीटर द्वारा। और एलिनोमीटर के द्वारा भूस्तर है उसका जो उत्थापन है, उसका जो उठाव है, उसको प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, करेक्ट है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 71। सपाट भूभाग का एयर फोटो पैमाना निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। बिल्कुल प्लेन एरिया है और आप ले रहे हो एयर फोटो, हवाई जहाज, तो इसमें क्या क्या चीजें चाहिए? हवाई जहाज की ऊंचाई पर निर्भर करता है, बिल्कुल ठीक। और वायुव्य कैमरे की केंद्रीय लंबाई, बिल्कुल ठीक, दोनों पर ही निर्भर करता है किसी भी प्लेन एरिया की फोटो, एयर फोटो, तो दोनों ही कथन बिल्कुल करेक्ट है। हवाई जहाज की जो ऊंचाई वो कितनी ऊंचाई पर है और दूसरा जो हमारा कैमरा है उसकी केंद्रीय लंबाई कितनी है, दोनों ही चीजें आएंगी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 72। उन्नतोदर ढलान प्रकट करने वाली समुच्चय रेखाएं या परिरेखाएं गिरिपाद पर काफी होती हैं और शिखर पर तुलनात्मक रूप से काफी दूर होती हैं। समुच्चय रेखाओं की समीपता ढलान की अति प्रवणता इंगित करती है। दोनों कथन आपके ठीक हैं। देखो ध्यान देना, जो आपका ढलान प्रकट करने वाली जो समुच्चय रेखाएं होती है ना, गिरिपाद यानी प्लेन एरिया पर ये अधिक हो जाती हैं और जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएंगी ये काफ़ी दूर दूर हो जाती हैं। जो समुच्चय रेखाएं हैं उनकी जो समीपता है वो ढलान की अति प्रवणता को यानी ढलान के कम या ज़्यादा को इंगित करती है। तो बिल्कुल कथन दोनों के दोनों आपके करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 73। निम्न मानचित्रों को पैमाने के हार्शमान क्रमानुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कुटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। हार्शमान क्रम में लगाना भाई, गिरते हुए क्रम में, तो देखते हैं। चलो भाई, गिरते हुए क्रम में तो सबसे पहले हमारे भूकर मैप आएंगे, उसके बाद हमारे टोपोग्राफिकल मैप, फिर दीवारी मानचित्र, फिर एटलस मानचित्र। तो ये स्थिति रहेगी। पहले भूकर मानचित्र आपके बड़े होते हैं, फिर उसके बाद छोटे होते हैं सतला करते, फिर उसके बाद दीवार पर चलने वाले दीवारी, और फिर एटलस जो हमारे बुक में होते हैं एटलस मैप। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 74। प्रसरण का विश्लेषण एफ अनुपात प्रशिक्षण केवल निम्नलिखित पर मापे डाटे पर ही प्रयुक्त किया जाता है। तो गाइस इसका बात करें ना, इसका आंसर ना तो मिला है ना एग्जामिनर ने भी इसका आंसर शो नहीं किया है, तो आई डोंट नो ये कहाँ से क्वेश्चन डाला इन्होंने। आई थिंक किसी और चीज़ का ही है ये। नेक्स्ट आता है भाई आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना और मेरे साथ बने रहना। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, और अगर कोई स्टूडेंट पेड कोर्स लेना चाहते हो तो भाई अचीवर्स अकेडमी ऐप ज्वाइन करो। तो यहाँ पर बिंदु मानचित्र डॉट मेथड से क्वेश्चन है ये। बिंदुओं का मूल्य सामान्यतः परिवर्तित होता है और बिंदु मानचित्र को सामान्यतः परिघटनाओं जैसे कि वर्षा, कृषि उत्पादन, जनसंख्या इत्यादि का क्षेत्रीय वितरण दर्शाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। देखो एक तो डॉट मेथड के द्वारा ना पॉपुलेशन दिखाई जाती है यानी जनसंख्या, वर्षा, कृषि उत्पादन ये नहीं दिखाए जाते, गलत। बिंदु मानचित्र में बिंदु का जो मूल्य है, एक बार आपको पहले बिंदु का मूल्य अंकित करना पड़ेगा, उसके बाद पूरे मैप में जो आप डॉट लगाओगे ना उसी मूल्य के अकॉर्डिंग लगाओगे, ये बार बार बदलता नहीं है। तो ना तो एक ना ही दो, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएंगे। तो ये थे हमारे 75 क्वेश्चंस। तो फिर मिलेंगे गाइस। अब मैं आपके लिए 2016 का भी मुझे एचटेट पीजीटी का एग्जाम मिल गया है, एग्जाम क्वेश्चन पेपर, तो उसका सॉल्यूशन भी बहुत जल्द मेरे चैनल पर होगा, तो बने रहना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।